प्यारे छात्रों, महामना निःशुल्क क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है जैव विविधता, जिसको बायोडायवर्सिटी बोला जाता है। बायोडायवर्सिटी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर में थोड़ा थोड़ा जान गए होंगे और आपको पता भी हो गया होगा कि हर एक स्पीसीज कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी हुई है। बायोडायवर्सिटी ही नहीं, जो नॉन लिविंग मटेरियल्स है उससे भी जो है हम क्या है, जुड़े हुए हैं। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग जो मटेरियल्स हैं या थिंग्स हैं, ये मिलके जो है हमारे जीवन को सस्टेनेबल बनाते हैं। अगर इनमें में से कोई भी चीज अधिक मात्रा में हो जाएगी या कम मात्रा में हो जाएगी तो हमारा जीवन खतरे में हो जाएगा। इसीलिए बायोडायवर्सिटी का अध्ययन करना जरूरी है। सोचिए, अगर कोई एक व्यक्ति जो पृथ्वी पे नहीं रहता है, एलियन है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? एलियन कहते हैं। एलियन कोई पृथ्वी पे आए तो क्या देखेगा कि यहाँ पे जो व्यक्ति है यानी मनुष्य है वो किसके साथ, कुत्ता, बंदर, बकरी, गाय, छोटे छोटे जीवों के साथ रह रहा है। यानी उसे एक ताजुब होगा कि मनुष्य अपने साथ जो है लाखों प्रकार की स्पेसीज के साथ जो है क्या कर रहा है, रह रहा है। यानी विभिन्न जानवरों के साथ, विभिन्न पौधों के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है। तो जो भिन्नताएं हैं पौधों में, एनिमल्स में, मनुष्य में, उन्हीं को क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी यार, वेरिएबिलिटी। तो जो भी वैरायटी और वेरिएबिलिटी है उसी के बारे में बायोडायवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा। तो छात्रों, आओ हम जानते हैं बायोडायवर्सिटी के बारे में। तो सबसे पहले जो है हम जानेंगे कि बायोडायवर्सिटी की मीनिंग क्या है। बायोडायवर्सिटी एक जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का शॉर्ट फॉर्म है, यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को ही बायोडायवर्सिटी कहते हैं। इसका अगर एक्सटेंशन करेंगे तो हो जाएगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैसे प्रो ट्रे क्या है, प्रोपेगेशन ट्रे है, उसी प्रकार से। तो बायोडायवर्सिटी टर्म को सबसे पहले जो है वाल्टर जी रोशन ने किया था 1985 में, इसको क्वाइंट किया था 1985 के दौर में। कब क्वाइंट किया था? जब नेशनल फोरम ऑन बायोडायवर्सिटी चल रहा था यूएसए में, उससे पहले। द कॉन्सेप्ट जो है इसका किसने पॉपुलराइज किया? एडविन ओ विल्सन ने 1988 में इसका कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज किया था। और ये एक ऐसा इरा था जब औद्योगिकीकरण हो रहा था, पुनर्जागरण काल हुआ विश्व में और औद्योगिकीकरण हुआ, और इससे पहले कृषि की क्रियाएं की जाती थी। तो इस काल में, इस काल से पहले जो है अत्यधिक जो है वेरिएबिलिटी का दोहन होने लगा। मनुष्य अपनी लालच के अनुसार क्या करने लगा? पौधों को, एनिमल्स को आनंद के लिए यहाँ तक कि क्या करने लगा? डिस्ट्रॉय करने लगा। और जब डिस्ट्रॉय करने लगा तो टाइम आ गया कि अब पुनर्जागरण किया जाए, क्योंकि पहले से मनुष्य जानता था कि प्रकृति ही से ही हमें, हमसे प्रकृति नहीं, इसलिए संरक्षण कर रहा था। लेकिन वो जो विस्फोट हुआ 100 साल पहले इससे, उसने जो है पूरी बायोडायवर्सिटी को हिला के रख दिया। फिर कन्वेंशन हुए, फिर इस पे जो बहुत सारी पॉलिसीज बनी और इसको संरक्षित करना पड़ा। तो बायोडायवर्सिटी क्या है, इसके बारे में जो हम देखें तो कहेंगे वैरायटी ऑफ लाइफ। जीवन में जो विविधता व्याप्त है वही क्या है? बायोडायवर्सिटी है। चाहे एक चिड़िया हो, चाहे आप हो, आपके शरीर में भी 5 महाभूत हैं, चिड़िया के शरीर में भी 5 महाभूत हैं, ठीक है? उन्हीं से आप मिलकर बने हुए हैं। अगर वो इन्वायरमेंट आपको नहीं मिलेगा तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे। अगला जो है बायोडायवर्सिटी को क्या कह सकते हैं? वैरायटी प्लस वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ। क्या लाइफ में वैरायटी है और क्या उसमें वेरिएबिलिटी है? आप मैंगो का केस ले लो तो मैंगो में बहुत सारी वैरायटीज, हजारों वैरायटीज हैं। दशहरी, लंगड़ा, चौसा, रत्ना, आपने नाम सुने होंगे उनका। तो इसका मतलब क्या है कि उनमें वैरायटी है। वैरायटी क्या है? यानी कि विभिन्नताएं हैं। और विभिन्नताएं क्यों हो सकती हैं? जेनेटिक लेवल पे हो सकती हैं। जीन्स में अगर विभिन्नताएं हो गई तो उसको कहेंगे जेनेटिक लेवल में जो क्या है, डाइवर्सिटी है। आपको पता है जीन्स की जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं क्या होती हैं? एलील्स होती हैं। और जीन जो है अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाती हैं। इसके लिए डीएनए क्या होता है? मेजर रूप से उत्तरदायी होता है। तो अगर उस डीएनए में कोई भिन्नता है, उसकी संरचना में कुछ भिन्नता है, तो इनमें बेस पेयर का नाम सुना होगा, ए और टी, एडेनिन और थाइमिन ये डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, और सी और जी ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं, ठीक है? तो इसके बाद अगर बात करें तो इसको सिंपली अरुण तरुण सीता गीता से लोग याद करते थे जब हम लोग 12th में थे, आप भी याद कर सकते हैं। तो दूसरा स्पीसीज लेवल पे वेरिएबिलिटी हो सकती है और तीसरा इकोसिस्टम लेवल पे वेरिएबिलिटी हो सकती है। अब इकोसिस्टम क्या है, पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। और इकोसिस्टम, इकोटोन क्या होता है, सारी चीजें आपको, बायोम, बायोस्फीयर, सारी चीजें बताई जा चुकी हैं। तो हल आपको याद होगा, मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है। तो छात्रों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बायोडायवर्सिटी होती क्या है, बायोडायवर्सिटी की डेफिनेशन क्या दी गई। तो बायोडायवर्सिटी क्या है? सब टोटल डाइवर्सिटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। बायो माने होता है लिविंग, जितने क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। तो बायोडायवर्सिटी क्या नॉन लिविंग में होती? नहीं, बायोडायवर्सिटी केवल लिविंग थिंग्स में ही होती है। डाइवर्सिटी प्रेजेंट बिटवीन लिविंग थिंग। और जितनी डाइवर्सिटी या वेरिएबिलिटी किसमें है? लिविंग थिंग्स में है।
चाहे वो स्पेसीज हो, विद इन स्पेसीज है, विद इन स्पेसीज होगी मतलब वैरायटी में क्या है, वेरिएबिलिटी है, या बिटवीन स्पेसीज यानी दो स्पेसीज के बीच क्या हो सकती है, वेरिएबिलिटी हो सकती है, या फिर पूरे इकोसिस्टम में, चाहे वो मैराइन इकोसिस्टम हो चाहे वो आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, दोनों इस इकोसिस्टम में अलग अलग वेरिएबिलिटी होती है। जैसे मछली को पानी में रहने के लिए प्रकृति ने गलफड़े दिए, गिल्स दिए, कि मछली उस गिल्स की सहायता से जो है सांस लेगी। जैसे आप देखोगे कोल्ड ब्लडेड और हॉट ब्लडेड जो है एनिमल्स होते हैं, हम लोग हॉट ब्लडेड हैं, और अगर मेढक देखोगे कोल्ड ब्लडेड है, इसीलिए वो जो है पानी में भी रह लेता है और बाहर भी रह लेता है। तो इस तरीके से आपने पढ़ा होगा कि हम लोगों का एक निश्चित तापमान है ठंडी गर्मी में, इसीलिए हम जल्दी बीमार पड़ते हैं, क्योंकि आधी ज्यादा एनर्जी जो है क्या लग जाती है, टेम्परेचर को मेंटेन करने में लग जाती है। हमारा तापमान शरीर का कितना है ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखें तो जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जो हुआ था 1992 में, उसमें बायोडाइवर्सिटी की एक मान्य डेफिनेशन दी गई कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएबिलिटी एवं लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब दो से अधिक चीजें होती तो एमंग लगाते हैं, तो यानी ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारे हैं, बिटवीन नहीं लगाएंगे। तो जो ऑर्गेनिज्म के बीच में वेरिएबिलिटी होती है फ्रॉम ऑल सोर्सेस, सभी स्रोतों में, तो सभी स्रोतों में सभी जीवों के बीच में जो भिन्नताएं पाई जाती हैं उसी को जैव विविधता के नाम से जानते हैं। अब जीव ये कौन कौन से हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल जीव हो सकते हैं, मैराइन जीव हो सकते हैं, या कोई दूसरे एक्वेटिक सिस्टम के भी जो है जीव हो सकते हैं, ठीक है। द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ व्हिच दे आर पार्ट, और इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस इनके क्या होंगे, पार्ट होंगे, दैट इंक्लूड डाइवर्सिटी विद इन स्पेसीज, जिनमें स्पेसीज के अंदर डाइवर्सिटी, जिनमें बिटवीन स्पेसीज दो स्पेसीज के बीच में डाइवर्सिटी, और बिटवीन इकोसिस्टम के बीच में डाइवर्सिटी होगी, उसी को क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। और ऐसा जो है कन्वेंशन जो हुआ था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD 1992 में ये डेफिनेशन दी गई, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारी रेंज में जो है जीव पाए जाते हैं। जीव प्राणी जो हैं क्या हो सकते हैं, मनुष्य हो सकते हैं, पानी प्राणी क्या हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, माइक्रोब्स हो सकते हैं, प्लांट में फिर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म हो सकते हैं, फिर उसके कई पार्ट दिए गए, यानी बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती हैं जो हम क्लासिफिकेशन में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं कि मुख्य बातें क्या हैं। लेवल ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी के कितने लेवल हैं, तो लेवल जो है कितने हैं, 3 लेवल डाइवर्सिटी के हैं। पहला जो डाइवर्सिटी का लेवल है उसको बोलते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, यानी कि वेरिएशन बिटवीन जीन्स, जो जीन्स है बिटवीन एमंग, तो जो जीन्स के बीच में डाइवर्सिटी है किसी भी इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल है, मान लो ए इंडिविजुअल है, और इसमें जो है जीन्स हैं, और इनके जीन्स में जो है एक बी इंडिविजुअल है, इसमें भी जीन्स हैं। तो मान लो ए इंडिविजुअल में जो है कैपिटल टी टाल के लिए जीन है, और ये ड्वार्फ है। तो इनमें जो जीन्स के बीच में, एलील्स के बीच में जो क्या है, डाइवर्सिटी है, भिन्नताएं हैं, रिसेसिव या डोमिनेंस जीन है, इसी को हम क्या कहते हैं, इन जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। अब ये डाइवर्सिटी कहाँ पे फायदा करती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी ये क्या करती है, कोई भी डिजीज आ गई तो डिजीज जो है एक ही जीन वाले व्यक्ति को क्या करेगी, खत्म करेगी। अब बहुत सारी जो है क्या हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, कस्टमाइज मेडिसिन बनाने की बात हो रही है कि जिसकी जैसी जीन वैसे उसको क्या दी जाएंगी, मेडिसिन। तो जीन के अनुसार मेडिसिन कैसे दी जाएंगी, अध्ययन कर लिया जाएगा किस पे कौन सी दवाई प्रभावी होगी। किसी में वही दवाई कार्सिनोजेनिक हो सकती है और किसी में लाभदायक हो सकती है। तो जीन अगर अलग अलग हैं, डाइवर्सिफाइड हैं, तो बचने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है या एनवायरनमेंट शिफ्ट कर रहा है, तो आप देखोगे ये जो हैं जीन्स बचा लेती हैं। आप देखोगे मैंगो की बहुत सारी वैरायटी है, राइस की वैरायटी है, एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट कर दी जाती हैं। मान लो अगर प्रिकॉशियस बियरिंग चाहिए, मैंगो में एक प्रॉब्लम होती है अल्टरनेट बियरिंग की। अल्टरनेट बियरिंग का मतलब होता है कि एक साल खूब फल आते हैं, दूसरे साल बिल्कुल फल नहीं आते हैं, कुछ फल आते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेट बियरिंग के नाम से जानते हैं। तो अगर हमें उसे रेगुलर बियरिंग बनाना है तो रेगुलर बियरिंग जीन उसमें होने चाहिए। तो जितनी साउथ इंडियन वैरायटी होती है वो रेगुलर बियरर होती हैं, और नॉर्थ इंडियन वैरायटी ज्यादातर जो है क्या, अधिकतर क्या होती है, इरेगुलर बियरिंग होती हैं। तो उस जीन को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तभी आपने आम्रपाली का नाम सुना होगा, मल्लिका का नाम सुना होगा, इनको नीलम के साथ दशहरी का क्रॉस करवा के बनाया गया, क्योंकि नीलम एक रेगुलर बियरर वैरायटी है। तो इस तरीके से जो है हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग इन्वायरमेंट कंडीशन में
एडॉप्ट करने के लिए जीन का ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला दूसरा है जो डाइवर्सिटी होती है, स्पेसीज में डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्पेसीज रिचनेस को डिटरमाइन करता है कि एक जो है किसी भी प्रजाति कितनी है, एक भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की कितनी क्या है, प्रजातियां हैं। जैसे अलग अलग प्रजातियां हो सकती हैं स्पेसीज में, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा पजांग हो सकता है। रोज में आपने देखा होगा रोजा इंडिका, रोजा ओडोराटा, रोजा इंडिका वैरायटी ओडोराटा। इसी तरीके से रोजा बर्बीना नाम सुना होगा। रोजा स्पेसीज में तो बहुत सारी स्पेसीज आ जाती हैं, रोजा कैनिना आ गया, रोजा सेंटिफोलिया आ गया। तो ये क्या है, रोज की जो स्पेसीज हैं उनमें वेरिएबिलिटी, अलग अलग स्पेसीज हैं। कोई थॉर्नलेस होगी, कोई सुगंध वाली होगी, कोई जो है क्या होगी, थ्रो अराउंड जो है क्या करेगी, फ्लावर देगी। तो ऐसे में जो है ये स्पेसीज रिचनेस को क्या करता है, मांगता है, ठीक है। तो स्पेसीज रिचनेस का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ स्पेसीज कितनी है। और दूसरी है स्पेसीज यूनिस, तो दोनों प्रकार की यानी समानता, स्पेसीज जो है समान है, अलग अलग है, उनको क्या करेंगे, यूनिस जो है क्या नापती है, रिलेटिव अबेंडमेंट्स। मतलब दो स्पेसीज हैं तो मान लो एक स्पेसीज ए है और एक स्पेसीज बी है। अगर एक स्पेसीज के यहाँ पे 4 प्लांट हैं और बी के भी 4 प्लांट हैं तो इसकी यूनिस जो है वो क्या होगी, बराबर होगी। और रिचनेस सिंपली है कितनी नंबर ऑफ स्पेसीज हैं, ठीक है। इसके अलावा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या है, तो वेरिएशन किस में होगा, इसमें हैबिटेट्स में होगा, बायोलॉजिकल कम्युनिटीज जो होती हैं उनमें हो सकता है, और इकोलॉजिकल प्रोसेस में जैसे फॉरेस्ट में, डिजर्ट में, कोरल रीफ्स वगैरह में जो है जो डाइवर्सिटी पाई जाती है। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इकोलॉजी हमारा क्या करे, फंक्शन करता रहे, इसलिए क्या है, जरूरी है। तो जैसे कि वाटर साइकिलिंग होती है, वाटर हमें कैसे मिलता है, साइकिल से मिलता है। वाटर का एक साइकिल है, पहले जो है उसका क्या होता है, ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन होता है, इवेपोट्रांसपिरेशन होता है, और उसके बाद जो है संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन होने के बाद जो है ये पृथ्वी के अंदर या फिर कलेक्ट हो जाता है। तो अगला है सॉइल फॉर्मेशन और क्लाइमेटिक रेगुलेशन। इसके लिए जरूरी है किसमें डाइवर्सिटी होना, इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी होना छात्रों जरूरी है। फिर अगर आगे देखते हैं तो अगला जो है मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को कैसे हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी को मेजर करने के लिए जो है 2 प्राइमरी फैक्टर यूज किए जाते हैं। पहली जो बात की थी स्पीशीज रिचनेस, और दूसरी बात की है स्पीशीज इवनेस। तो हमने इसको छोड़ दिया था उस समय, उस स्लाइड में पीछे थोड़ा कम बताया था क्योंकि हमें यहाँ ज्यादा बनाना था। तो इसमें सीज जो रिचनेस का मतलब सिंपली मतलब क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन ए गिवन एरिया और कम्युनिटी। एक कम्युनिटी में या एक एरिया में, एक क्षेत्रफल में कितने नंबर ऑफ स्पेसीज हैं, उसी को कहते हैं स्पेसीज रिचनेस। मान लो कोई एरिया है, एक आपका क्लासरूम है, और क्लासरूम में जो बच्चे आए हैं अलग अलग जगह से आए हैं। कोई जो बच्चा है दिल्ली से आया है, कोई जो है हिमाचल प्रदेश से आया है, कोई बच्चा जो है कहाँ से आया है, बिहार से आया है। तो सब में अलग अलग वेरिएबिलिटी होगी, भाषा के रूप में वेरिएबिलिटी हो सकती है, होती है नहीं होती है। तो ऐसे ही जो जीव हैं, अलग अलग जीव हो सकते हैं किसी भी एरिया में। उस एरिया को हमने डिमार्क किया कि हम इतनी एरिया लेंगे, और उसमें जितनी नंबर ऑफ स्पेसीज जो है मिल गई, उन्हीं को क्या कहेंगे हम, स्पेसीज रिचनेस कहेंगे। दूसरा है यूनेस। यूनेस का मतलब यह है कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन ईच स्पेसीज। हर एक स्पेसीज का जो है दूसरे स्पीसीज की संख्या से क्या संबंध है, या परस्पर जो संबंध होता है उसको क्या कहते हैं, स्पीसीज यूनिस। अभी स्पीसीज यूनिस का मतलब यह है कि अगर कोई भी एरिया है, अगर हम हाई यूनिस है उसकी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सभी स्पेसीज लगभग बराबर पाई जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ, सभी स्पेसीज के जो ऑर्गेनिज्म हैं तो वो क्या होंगे, बराबर होंगे। 4 जिराफ होंगे, 4 शेर होंगे, 4 कुत्ता होंगे, 4 बिल्ली होंगे, तो इसको क्या कहेंगे, स्पेसीज यूनिस। यानी रफली जो है पॉपुलेशन साइज क्या होती है, बराबर होती है। तो इसको कोई भी कम्युनिटी अगर 1 या 2 स्पेसीज में डोमिनेट हो गई, मान लो चीते 10 हो गए और बकरी 2 हो गई, तो वहां पे जो डाइवर्सिटी मानी जाएगी कम मानी जाएगी, क्योंकि चीतों की संख्या ज्यादा है, बकरियों की संख्या कम है। तो स्पेसीज यूनिस जो हो जाएगी वहां पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन ज्यादा कम मानी जाएगी जब बराबर हो, जब संख्याएं क्या हो सभी की रफली लगभग बराबर होती है, हर स्पेसीज के जो नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो, बराबर हो, तो क्या माना जाएगी, ये इसकी डाइवर्सिटी जो है रिच है। तो पहले वाले में सिंपली डाइवर्सिटी रिच निकाल देते थे, कोई एरिया है, एरिया में कितने प्राणी हैं, कितनी भिन्नताएं हैं, जितनी ले ली उनको रिच बोल दिया। लेकिन इसमें बोलने का तरीका दूसरा है।
इसमें रिच कब होगा? जब स्पेसीज जो हैं लगभग आपस में क्या हो, बराबर हों। अगर मान लो कोई एक जगह है, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, एक कम्युनिटी है और इस कम्युनिटी में अगर हम देखें तो 25% जो है क्या हो सकते हैं, आप यहाँ पे गिलहरी देख लो, 2 हो गई। इसके अलावा खरगोश 1 2 3 4 खरगोश हो गए, 3 मेढक हो गए और 2 जो है चिड़िया हो गई। तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा इसमें क्या हो गए, खरगोश हो गए। कम्युनिटी 1 में अगर रिचनेस देखोगे, रिचनेस के तौर पे तो लगभग जो है 5 4 3 2 पाए जा रहे हैं। या सिंपली मैं इस तरीके से आप नहीं समझ पाओगे, मैं ऐसे ही समझा दूं सिंपली। क्या, मान लो एक एरिया है और इस एरिया में हमें डाइवर्सिटी निकालनी है, एरिया ए और एरिया बी। तो एरिया ए में जो है 5 जो है डॉग्स हैं, 1 जो है मंकी है, इसके अलावा एक ही जो है हेन है और एक ही जो है गोट है। टोटल कितने ऑर्गेनिज्म हैं? 8 टोटल हो गए। और एरिया बी जो है इसमें 2 डॉग्स हैं, 2 मंकी हैं, 2 ही जो है हेन है और 2 क्या है, गोट हैं। तो यूनिस की दृष्टि से ये जो है अगर देखेंगे तो ये भी 8 हो गए टोटल। अगर स्पेसीज रिचनेस हम देखते तो पाते कि दोनों में क्या है, बराबर है। दोनों में जो स्पेसीज है, स्पेसीज नंबर कितनी है, 4 है। टोटल 8 प्राणी हैं। स्पेसीज कितनी है, 1 2 3 और 4। तो अगर यूनिस में देखेंगे तो यहाँ पे जो ये वाली डाइवर्सिटी है इसको क्या मानेंगे, यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कम है, यहाँ पे लेस डाइवर्स है, क्योंकि यहाँ पे डॉग्स की संख्या ज्यादा है। जबकि अगर यहाँ पे बी वाले को देखेंगे सभी लगभग बराबर हैं या टोटल ही बराबर हैं, तो यहाँ पे यूनिस ज्यादा है, यानी यहाँ पे डाइवर्सिटी क्या है, ज्यादा है। तो कहने का अर्थ छात्रों ये है कि संख्याएं बराबर हैं, 8 ही 8 प्राणी हैं। और अगर ऐसे में देखा जाए कितने प्रकार के प्राणी हैं तो भी 4 हैं, लेकिन यूनिस किसकी ज्यादा है, बी एरिया की ज्यादा है। आप समझे? तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, कोई फॉल्ट सा लग रहा था कि ये चीज जो दिखाई जा रही स्पेसीज रिचनेस, ये सही से बायोडाइवर्सिटी को प्रेजेंट नहीं कर पा रही है। ये जो है ऐसी बायोडाइवर्सिटी को दिखा रही जो लालची स्वभाव की। मानव की संख्या ज्यादा हो गई, एक अजगर आपने पाल लिया, एक जो चीता पाल लिया, एक जो है लायन पाल लिया, 2 पाल लिए, 3 पाल लिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप संख्या अपनी बढ़ा ली और कहा हम तो सारे जो है जीवों को कंजर्व किए हैं, तो वहां पे यूनिस आपकी कम हो जाएगी। यानी जो बैलेंस है वो बना रहना चाहिए, और बैलेंस प्रकृति के हिसाब से जो 10% वाला रूल है उसके हिसाब से बना रहना चाहिए। ठीक है, तो आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे मेरी समझ से। अब कैसे इसे मेजर करते हैं ये देख लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको कैसे हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। थोड़ा सा तो मेजरमेंट करने के लिए बायोडाइवर्सिटी जो है उसमें सबसे पहले जो है इनके डिफरेंट स्पेशियल स्केल पे कर सकते हैं, इनके स्थान के अनुसार पे हम क्या कर सकते हैं, इन्हें मेजर कर सकते हैं। जिसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, विटकर ने, R.H. विटिकर ने जो है स्पेशियल स्केल्स के द्वारा जो है इसे क्या किया था, मेजरमेंट दिया था अगर पूछे तो इसमें 3 प्रकार की डाइवर्सिटी है। पहली अल्फा डाइवर्सिटी, दूसरी है बीटा डाइवर्सिटी और तीसरी है गामा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी विद इन ए पर्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम। किसी एक इकोसिस्टम के अंदर या किसी एक क्षेत्र के अंदर जो डाइवर्सिटी होती है उसको अल्फा डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। कई बार यूजीसी के नेट में और यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा जाता है अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है, तो किसी एक इकोसिस्टम में या किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो डाइवर्सिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तो ये एक प्रकार का लोकल मेजर ऑफ डाइवर्सिटी है। तो डाइवर्सिटी का लोकल मेजर क्या होता है, अल्फा डाइवर्सिटी होती है। बीटा डाइवर्सिटी का मतलब ये जो 2 लोकल एरियाएं हैं, मतलब अल्फा डाइवर्सिटी 2 प्रकार की जो अल्फा डाइवर्सिटी हैं, एक अल्फा डाइवर्सिटी 1 है और एक अल्फा डाइवर्सिटी 2 है। अब इनके बीच में अगर मेजरमेंट किया जाए, इनके बीच में अगर डिफरेंस स्थापित किया जाए, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, बीटा डाइवर्सिटी करेंगे। जब 2 अल्फा डाइवर्सिटी के बीच हम कंपैरिजन करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, बीटा डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। अब ये बताती है अगर कोई स्पेसीज
एक इकोसिस्टम से या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाती है तो उसकी स्पेसीज में जो वेरिएबिलिटी वो बढ़ती है या घटती है, इसका मेजर जो है बीटा डायवर्सिटी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये टर्नओवर। इसके अलावा अगली है गामा डायवर्सिटी। गामा डायवर्सिटी पूरा ओवरऑल डायवर्सिटी जो है मापती है किसी भी एक लंबे या बड़े जियोग्राफिकल एरिया रीजन में या लैंडस्केप में। इसमें अल्फा डायवर्सिटी और बीटा डायवर्सिटी दोनों प्रकार की डायवर्सिटी को समाहित कर लिया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जितने प्रकार की अल्फा डायवर्सिटी एक रीजन में पाई जाएंगी, चाहे अल्फा 1 हो, अल्फा 2 हो, अल्फा 3 हो, अल्फा 4 हो, डॉट 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 अल्फा n तक, जितने भी उस रीजन में डायवर्सिटी टाइप पाई जाएंगी, उन सभी के बीच जो है संबंध स्थापित करना, उन सभी के बीच जो डायवर्सिटी का मेजरमेंट करना क्या कहलाता है? गामा डायवर्सिटी के नाम से कहलाता है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 अल्फा डायवर्सिटी को मिला के बीटा डायवर्सिटी मिले, और सारी प्रकार की डायवर्सिटी को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाता है? गामा डायवर्सिटी बन जाता है। तो एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए लोकल मेजर ऑफ डायवर्सिटी क्या है? अल्फा डायवर्सिटी है। ओवरऑल डायवर्सिटी कौन सी है? गामा डायवर्सिटी है। जब 2 अल्फा डायवर्सिटी के बीच कंपैरिजन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बीटा डायवर्सिटी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कुछ जो है मैथमेटिकल मेजरमेंट्स भी हैं या क्वांटिटेटिव इंडाइसेस भी यूज होते हैं, ठीक, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। जिनको हम डिटरमाइन कर सके, जिनकी हम गणना कर सकें, वो क्वांटिटेटिव होती हैं, और जिनकी गणना ना की जा सके वो क्वालिटेटिव जो है इंडाइसेस होती हैं। तो इसमें 2 प्रकार के जो हैं इंडाइसेस हैं। एक जो है साइनर विनर इंडेक्स है। साइनर विनर इंडेक्स जो है ये क्या करता है? अकाउंट्स फॉर बोथ द नंबर ऑफ स्पेसीज एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस। तो कितनी टोटल नंबर स्पेसीज के हैं और कितने लोग जो हैं, रिलेटिव अबंडेंस कितने हैं, उनको ये क्या करती है? गणना करती है। ये जो है स्पेसीज रिचनेस पे फोकस करती है। किस पे फोकस करती है? स्पेसीज रिचनेस पे, यूनिस पे नहीं, ये स्पेसीज रिचनेस पे करती है। तो कोई एक एरिया है, उस एरिया से एक सैंपल लिया गया और सैंपल में कितने नंबर ऑफ स्पेसीज अलग अलग आई, तो उस डायवर्सिटी को हम साइनर विनर इंडेक्स से क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। अगर साइनर विनर जो इंडेक्स है ये हाई आया तो इसका मतलब यहाँ पे डायवर्सिटी भी क्या है? हाई है। ठीक है, तो साइनर विनर इंडेक्स अगर हाई है तो डायवर्सिटी क्या है? हाई है। फिर इसके बाद में जो स्पेसीज यूनिस पे जो बना उसका नाम था सिम्पसन्स डायवर्सिटी इंडेक्स। ये जो है क्या करती है? इट्स मेजर द प्रोबेबिलिटी दैट 2 इंडिविजुअल्स रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम ए कम्युनिटी विल बिलोंग टू द सेम स्पेसीज। अब इसमें क्या है कि जैसे जैसे रैंडमली हम क्या करते हैं, कोई एरिया लिया, एरिया लेके जो है हम वहाँ रैंडम सैंपलिंग की, और सैंपलिंग करने के बाद जो है हम देखते हैं कितने इंडिविजुअल्स उसमें सेम स्पेसीज के निकले हैं। ठीक है, ये वेटेज देता है कि कौन सी मोस्ट एबंडेंट स्पेसीज है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली स्पेसीज कौन है, इसकी गणना जो है कौन करता है? सिम्पसन्स डायवर्सिटी इंडेक्स कहते हैं। तो जो हमारे इन्वायरमेंट्स हैं या इन्वायरमेंट के जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने रेसिप्रोकल फॉर्म इसका यूज किया। रेसिप्रोकल फॉर्म क्या बताएगा कि जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी रेसिप्रोकल फॉर्म की, उतनी ही ज्यादा वेरिएबिलिटी या यूनिस पाई जाएगी। या फिर इंडेक्स डायवर्सिटी एक में से घटा दें अगर, जितनी ही अधिक होगी उतनी ही जो है क्या होगी? डायवर्सिटी पाई जाएगी। जबकि ऊपर वाली में अगर देखें सिंपल सिम्पसन डायवर्सिटी, डी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी डायवर्सिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये मैथमेटिकल है। आपके DDSO के एग्जाम में ये ज्यादा जरूरी बस यही कि इसके नाम जान लो, किस इंडेक्स से जो है मापे जाते हैं। फिर भी अगर आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है, और बाकी फिर जब इन्वायरमेंट हम पढ़ाएंगे रेगुलर आपको तब आप पढ़ना। ठीक है, अब इसके बाद अगर देखें तो बायोडायवर्सिटी का टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कौन कौन से हैं। अब जो मैं बता रहा था कि अगर आप देखोगे, अगर कोई एलियन आ जाए तो एलियन क्या सोचेगा, भाई इंडिया में कितनी डायवर्सिटी है, कौन कौन से ग्रुप्स हैं, इनकी बात हम करते हैं। एनिमल्स अगर देखोगे तो लगभग जो है आप देख रहे हैं कितने एनिमल्स जो हैं हो चुके हैं, 13,20,000 एनिमल्स अभी तक डिस्क्राइब्ड हैं। ठीक है, ये कम या ज्यादा हो सकते हैं समय के साथ। ग्लोबल एस्टिमेट कितना है अगर देखें तो कितना है यहाँ पे? पूरा 1,06,00,000 जो है ग्लोबल एस्टिमेट हो सकता है एनिमल्स का। और इसमें डोमिनेशन किसका है? इनवर्टिब्रेट। 2 प्रकार के हैं, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, जिनको कशेरुकी और अकशेरुकी प्राणी कहा जाता है। तो यहाँ पे अकशेरुकी प्राणी जो है एनिमल्स में ज्यादा है। फिर इंसेक्ट देखोगे, सबसे बड़ा जो है क्लास क्या है? इंसेक्टा ही है।
तो इंसेक्टा में लगभग जो है आप देखोगे 10 लाख इंसेक्ट जो है अभी तक डिस्क्राइब किए जा चुके हैं, और कुल मिलाकर ग्लोबल एस्टीमेट जो इसका बनना है वो कितना है आपका 50 कितना हो गया 50 लाख के आसपास इंसेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे बड़े इंसेक्ट्स ही आते हैं। इंसेक्ट क्या हैं? जिनमें 2 पेयर्स ऑफ विंग्स हैं, जिनकी बॉडी जो है हेड एब्डोमेन 3 भागों में बटी हुई है। कौन कौन से 3 भाग हैं? हेड है, थोरैक्स, एब्डोमेन है। इनमें 2 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं, आगे एंटेनी पाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें आपको एंटोमोलॉजी में पढ़ रखे होंगे। तो ये जो है एक प्रकार की मोस्ट स्पेसीज रिच ग्रुप है इंसेक्टा में, बहुत सारी स्पेसीज पाई जाती हैं। अदर इनवर्टिब्रेट देखें तो बहुत कम है, 3,59,000 है इंसेक्ट की तुलना में। कुल मिलाकर 1 लाख, ये आपको याद नहीं करना है, ये केवल आपको बायोडाइवर्सिटी का क्या दिया गया है, खाका दिया गया है कि हमारे अर्थ में कितनी बायोडाइवर्सिटी है। ऐसे ही अगर कॉर्डेट्स देखें जिनमें कशेरुकी प्राणी रील की हड्डियां पाई जाती हैं, वो प्राणी जो कितने खोजे जाए 64,800 के आसपास, 80,500 का जो है ग्लोबल एस्टीमेट हो सकता है। तो प्लांट्स का 2,70,000 प्लांट्स, फंजाई, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी डाइवर्सिटी जो है हमारे पृथ्वी पर प्रेजेंट है, या कितने प्रकार के प्राणी जो हैं रहते हैं। अब जो है मेजर डाइवर्सिटी एरियाज कौन कौन सी हैं, कंट्रीज कौन कौन सी जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है मेजर क्या रूप से पाई जाती है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी जो है कंट्रीज हैं जहाँ पे डाइवर्सिटी पाई जाती हैं, तो सबसे पहला नाम आता है ब्राजील। तो ब्राजील जो है छात्रों, आपको एग्जाम के दृष्टि से यहाँ पे हाईएस्ट प्लांट स्पेसीज डाइवर्सिटी है। तो सबसे ज्यादा प्लांट की जो डाइवर्सिटी है वो कहाँ पे पाई जाती है? ब्राजील में पाई जाती है। और कुल मिलाकर लगभग जो है 34,000 के ऊपर यहाँ पे प्लांट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेश वाटर फिशेस भी पाई जाती हैं और मैमल्स भी पाए जाते हैं। इसमें ज्यादातर भाग जो है अमेजन फॉरेस्ट का है, जिसे पूरे जो है पृथ्वी का लंग या फेफड़ा कहा जाता है। इसके अलावा इंडोनेशिया में देखो तो यहाँ पे हाई मैराइन डाइवर्सिटी है। मैराइन डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। सुमात्रा, बाली यहाँ के क्या हैं? द्वीप हैं। बाली आप जा सकते हो, अच्छी जगह है। कोरल रीफ्स यहाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा फिश स्पेसीज की है यहाँ पे। मैनी इंडेमिक स्पेसीज इन इट्स रेन फॉरेस्ट। इसके रेन फॉरेस्ट में बहुत सारी इंडेमिक स्पेसीज है। इंडेमिक का मतलब कि इस एरिया के अतिरिक्त वो स्पेसीज कहीं भी नहीं पाई जाएंगी। ऐसी स्पेसीज को हम क्या कहते हैं? इंडेमिक स्पेसीज बोलते हैं। कोलंबिया जो है, कोलंबिया में बर्ड की बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है। या फिर एम्फिबियन स्पेसीज जो है उसका काउंट जो है बहुत अच्छा है बर्ड के साथ। बर्ड एम्फिबियंस में आती हैं। डाइवर्स प्लांट लाइफ पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल एंड्स। तो पहली चीज, प्लांट की स्पेसीज ब्राजील में सबसे ज्यादा है। मैराइन डाइवर्सिटी देखा जाए तो इंडोनेशिया में। कोलंबिया में जो है क्या है? बर्ड की डाइवर्सिटी है। चाइना में डाइवर्स लैंडस्केप है, माउंटेन भी हैं, फॉरेस्ट भी हैं। ठीक है, कई प्रकार के यहाँ प्लांट्स और फिश आपको देखने को मिल जाते हैं। मैक्सिको जो है, मैक्सिको में रेप्टाइल की डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है। जो सरीसृप प्राणी होते हैं वो मैक्सिको में खूब पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में क्या है? इट्स जो है रिन्यूड फॉर यूनिक हाईली एंडेमिक स्पेसीज ड्यू टू आइसोलेशन। ये आइसोलेशन में है, यानी अगर वर्ल्ड में देखोगे ऑस्ट्रेलिया अलग है। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो क्या है? वहीं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इसमें 2 महाद्वीप आते हैं। तो ये इसमें बहुत सारी स्पेसीज क्या है? इंडेमिक हैं। कंगारू मिलते हैं, बम्बार्ड्स मांगते हैं, कई प्रकार के स्पेसिफिक प्लांट आपको मिल जाते हैं। पेरू जो है सेकंड लार्जेस्ट ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट, जो कहाँ पे पाया जाता है? पेरू में पाया जाता है। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी भी फिश और बर्ड की अच्छी है। इंडिया जो है इन सभी का रीच मिक्स स्पेसीज है। अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो इंडिया में रीच मिक्स स्पेसीज मिल जाएंगी, क्योंकि इंडिया में अलग अलग प्रकार के क्या है? क्लाइमेटिक कंडीशन है। टेम्परेट भी है, ट्रॉपिकल भी है, सब ट्रॉपिकल भी है। तो उनमें जो है अलग अलग प्रकार के प्राणी जो है भिन्नताओं के साथ क्या होते हैं? पैदा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो है आपके आ सकते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, जरूरत क्या है? बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही, कल तो हमने बात कर ही ली थी कि सभी प्राणी चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो एक दूसरे से जुड़े हैं, और उनका जो है जीवन हमारा एक दूसरे से ही चलता है। अभी हमको नहीं लग रहा कि हमारे बीच म्यूचुअलिज्म है, कि हमारे बीच में कोई संबंध, लेकिन ये संबंध है। और गौर से जब साइंस पढ़ोगे, देखोगे और उसे फील करोगे तो आपको लगेगा जरूर संबंध है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी हमें क्या देती है? फूड देती है, बायोडाइवर्सिटी देती है। वाटर, टिम्बर, फाइबर, जेनेटिक रिसोर्सेज, मेडिसिन, ये सब हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलते हैं। और इन्हीं पे बड़े बड़े क्या बनाए गए? उद्योग धंधे बनाए गए। उद्योग धंधे बनाए गए तो इनका हम क्या करने लगे? ओवर एक्सप्लॉयटेशन करने लगे। और आज ओवर एक्सप्लॉयटेशन की स्थिति यह हो गई कि बहुत सारे प्राणी क्या हो रहे हैं? गायब हो रहे हैं।
क्लाइमेट रेगुलेशन करता है बायोडाइवर्सिटी, फ्लड कंट्रोल करने में, डिजीज कंट्रोल करने में, पॉलिनेशन। अगर मान लो पॉलिनेशन ना हो तो जो हमारे प्लांट्स हैं उसमें फ्रूट्स ही नहीं बनेंगे, और जब फ्रूट्स ही नहीं बनेंगे तो बीज नहीं बनेंगे, तो जो बीजी पौधे हैं उनका प्रवर्धन कैसे होगा, और उनसे मिलने वाली जो चीजें जो हम विभिन्न उपयोग के लिए उपयोग में लाते हैं वो हमें कहाँ मिलेंगी। तो ये भी बहुत जरूरी है। अगला कल्चरल एस्थेटिक वैल्यू देता है, स्पिरिचुअल आत्मिक वैल्यू देता है हमें आत्मा से, एजुकेशनल, रिक्रिएशनल, ये सारे जो है बायोडाइवर्सिटी से मिलते हैं। इसके अलावा ये सपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट साइकिल को, सॉइल फॉर्मेशन को, ऑक्सीजन प्रोडक्शन को। न्यूट्रिएंट के जो साइकिल हैं, चाहे वो नाइट्रोजन का साइकिल हो, चाहे सल्फर का साइकिल हो, चाहे कार्बन का साइकिल हो, उस साइकिल में भी बायोडाइवर्सिकल रोल होता है। साथ ही साथ अगर देखो सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल ऐसे नहीं बनती है, सॉइल में बहुत सारी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले फिजिकल रूप से वेदरिंग होगी, चट्टानें गर्म होंगी, फिर ठंडी होंगी, तो उसमें क्या आएंगी, दरारें आ जाएंगी। जब कोई चीज़ गर्म करते हैं तो फैल जाती हैं, और जब ठंडा करते हैं तो सिकुड़ जाती हैं, तो फिर क्या हो जाएंगी, वो क्रैक हो जाएंगी। इसीलिए आप देखे होंगे कि पहले बिजली के तार, ट्रेन की पटरियों में गैप छोड़ दिया जाता है, जिससे कि उनमें टेंशन ना आने पाए। तो वो मदद कौन करेगा, बायोडाइवर्सिटी करती है। बहुत सारे इसमें माइक्रोब्स जुड़े हुए हैं। नाइट्रोजन में एजोटोबैक्टर का आप नाम सुने होंगे, एजोस्पोरिलियम का नाम सुने होंगे, ऐसे सल्फर साइकिल्स होते हैं, सल्फर। इसके अलावा ऑक्सीजन प्रोडक्शन में भी जो है हमारे प्लांट्स ही क्या करते हैं, महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो काम जो जीवधारी हैं वो कम नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य ही कार्य करता है और मनुष्य ही इस दुनिया को चला रहा है, और अन्य भी जो हैं वो भी क्या करते हैं, जीवधारी से चला रहे हैं। तो अगर छात्रों आगे देखें तो यहाँ पे डाइवर्सिटी का कुछ हम जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम पृथ्वी को समझ लें। पिछले वाले वीडियोस में जो है शायद स्पष्ट रूप से नहीं था। तो ये जो 0 डिग्री है, जो पृथ्वी को हॉरिजॉन्टल 2 भागों में डिवाइड करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर एक काल्पनिक रेखा है। इक्वेटर क्या हमारी है, ये 0 डिग्री जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक काल्पनिक रेखा है। कोई पृथ्वी के ऊपर ऐसी रेखा खींची नहीं है, लेकिन जहाँ से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध अलग होते हैं। अब आपको पता होगा, डायरेक्शन के क्वेश्चन आपने लगाए, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। तो गोलार्ध जो है एक पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या कर देता है, बांट देता है। क्लियर हो गया। अब इस गोलार्ध के पास जो ये लाइनें गई हैं, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस गई हैं, इनको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। मौसमी दशाएं जो है लैटिट्यूड में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे तो ये किधर पहुंच जाती हैं, पोल की ओर। पोल कितने पे है, 90 डिग्री पे। तो अगर आप देखोगे तो 0 से 90 डिग्री के ऊपर ये आपका कौन सा पोल हो गया, यहाँ क्या है, नॉर्थ पोल हो गया। लिखा भी है नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ पे, और साउथ पोल जो है कहाँ पे है, 90 डिग्री साउथ पोल पे है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है मौसमी दशाओं के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। जो नॉर्थ में पार्ट है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जो साउथ में पार्ट है उसे साउदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। और दोनों की जलवायु एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होती है। तो यहाँ ग्रीष्म संक्रांति होती है यानी समर में, और एक जो है विंटर में संक्रांति होती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर बात करें तो ग्रीष्म संक्रांति कब होती है, 21 जून को। 21 जून को पृथ्वी पे सबसे बड़ा दिन होता है। कहाँ होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, साउदर्न में नहीं। साउदर्न में जो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। साउदर्न में जो सबसे बड़ा दिन है वो कब हो गया आपका, 21 से 22 दिसंबर के आसपास, ठीक है। 22 जनरली मानते हैं, 22 दिसंबर। तो यहाँ पे क्या होता है आपका सबसे बड़ा दिन, या उल्टा कह लो यहाँ पे सबसे छोटा दिन जो है 22 दिसंबर को होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को होता है। तो ये दोनों जो हैं अलग अलग भागों में बांट देते हैं। दूसरी आप देख रहे होगे वर्टिकल लाइंस, दूसरी आप क्या देख रहे हो, वर्टिकल लाइंस जो इस तरीके से गई हुई हैं। यहाँ थोड़ा सा क्योंकि पृथ्वी जो है ऊपर से चपटी हुई है और थोड़ी सी गोल है, तो इस तरीके की जो लाइंस वर्टिकल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। एक अक्षांश रेखाएं और दूसरी जो है कौन सी हैं, देशांतर रेखाएं। तो ये रेखाएं जो हैं टाइम निर्धारण में काम करती हैं। तो जहां पे प्राइम मेरिडियन है, ये कहाँ पे, लंदन में ग्रीनविच नाम की जगह पे, वहां पे जो टाइम है उससे क्या माना गया है, मानक टाइम माना गया, जिसको जीएमटी के नाम से जानते हैं। अब जैसे जैसे लेफ्ट में जाएंगे, राइट में जाएंगे, तो अगर एक 15 डिग्री पे देखेंगे, अगर हम 15 डिग्री कहाँ जाते हैं, राइट में जाते हैं, तो कितना समय जो है 6 मिनट होगा, 60 मिनट होगा, ये आप कमेंट करके जरूर हम बताएं कि कितना समय जो है 1 डिग्री
राइट जाने पे बढ़ेगा और कितना समय जो है 1 डिग्री लेफ्ट जाने पे घटेगा। रीजनिंग के ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आप में नहीं पूछे जाएंगे, आप हैरान मत हो, ये यूपीपीएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है टाइम निर्धारण के काम में आती हैं। तो अब इसको हमने पढ़ाया क्यों है छात्रों, क्योंकि जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी जो सबसे ज्यादा है वो यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, आपकी 2 रेखाएं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर है और नीचे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, यानी कर्क रेखा इसको बोलते हैं, और इसको क्या क्या कहते हैं, मकर रेखा। अब कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, मकर रेखा कहाँ से गुजरती है, इक्वेटर कहाँ से गुजरता है, जीएस के क्वेश्चन है, ये आप लोग जान जाओ किस किस कंट्री में जो है ये सारी चीजें गुजर रही हैं, आप अपना बना सकते हैं। इंडिया में कहाँ से जाते हैं ये रेखाएं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो ये रीजन होता है 23 डिग्री नॉर्थ और साउथ में, यहाँ पे डाइवर्सिटी जो है, भिन्नताएं जो हैं वो क्या पाई जाती हैं, ज्यादा पाई जाती हैं। यहाँ पे स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है वो क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। जैसे जैसे हम पोल की ओर जाते हैं डाइवर्सिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। और जैसे जैसे पोल से हम इक्वेटर की ओर आते हैं वैसे वैसे डाइवर्सिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, जो अन्य प्रकार की स्पीसीज डाइवर्सिटी है, ऐसी डाइवर्सिटी जो कौन सी है, इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी है। अब आप कहीं ये न करने लगे कि सर जो ठंडे जीव हैं तो ऊपर आपको पोल की तरफ से ज्यादा हो जाएंगे, तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन ये जो केसेस हैं वो कहाँ पे लागू होते हैं, सारी डाइवर्सिटी पे, जब ओवरऑल डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। तो जीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे ही आपको अगर पूछा जाए तो ईस्टर्न और वेस्टर्न गोलार्ध में भी से हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो सर्किल है उसको आर्कटिक सर्किल बोलते हैं और नीचे वाले सर्किल को अंटार्कटिक सर्किल बोलते हैं, जो 66 डिग्री 34 सेकंड जो है साउथ में है और वो क्या है, नॉर्थ में है। तो ट्रॉपिक्स कहाँ शुरू होता है, जो ट्रॉपिकल जोन है, देखो जब हम भूगोल पढ़ते हैं केवल ट्रॉपिकल और टेम्परेट ही पढ़ते हैं, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हैं। जो ट्रॉपिक्स है 0 से 23 डिग्री 23.5 डिग्री क्या है, ये नॉर्थ में है या फिर साउथ में है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। यूपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है, आपसे भी अगर पूछा जाए तो आप क्या कर देंगे, बता देंगे। ठीक है, इस पे सीज क्या हो जाएगी, रिचनेस डिक्लाइन होगी। कब डिक्लाइन होगी, जब हम कहाँ जाएंगे, पोलर रीजन की ओर बढ़ेंगे, चाहे इधर बढ़े चाहे उधर बढ़े। ठीक है, इक्वेटर के जैसे जैसे पोलर रीजन की ओर जाते हैं वैसे स्पीसीज डाइवर्सिटी कम हो जाती है। अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है सबसे ज्यादा रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी वाला जोन है, जो ब्राजील में कुछ पार्ट है और कुछ पार्ट वहाँ पे पेरू में है। बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज होती है, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है किसके साथ, एल्टीट्यूड अगर इंक्रीज हो रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी और एल्टीट्यूड में जो रिलेशन है, अगर एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, ऊंचाई बढ़ रही है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, कोई टेम्परेचर कम हो जाता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। ऑक्सीजन सभी जीवधारियों के लिए क्या है, जरूरी है। हैबिटेट जो है हार्डसरर हो जाता है। 60 ग्रोइंग सीजन यहाँ पे मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रोइंग सीजन आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन जो है अगर देखोगे पीक डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, कभी कभी मिड एलिवेशन पे पाई जाती है, जिसको इकोटोन के नाम से जाना जाता है। हाई एल्टीट्यूड और लो एल्टीट्यूड के बीच में जो इकोटोन है, जहाँ पे संक्रमण है, वहां पे हाई डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि इकोटोन रीजन्स जो होते हैं वहां पे डाइवर्सिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। सीजन की अगर बात करें तो सीजन के साथ बायोडाइवर्सिटी भी चेंज होती है। ब्रीडिंग अगर देखोगे स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की अलग अलग जो है वर्ष भर में ब्रीडिंग का समय भी क्या होता है, अलग अलग है। तो ब्रीडिंग सीजन्स हो गया, रेनफॉल या टेम्परेचर के अनुसार जो है बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन हो, इनकी पॉपुलेशन बढ़ती और घटती रहती है। कुछ बर्ड्स जो है माइग्रेट कर जाती है विंटर में, एक देश से दूसरे देश की ओर चली जाती हैं। ठीक है, कुछ प्लैंकटन जो है मानसून में पीक होते हैं। फ्लावरिंग जो है स्प्रिंग सीजन में पीक दिखेगी। तो अलग अलग सीजन में है, तो सीजनल जो है क्या हो सकते हैं, इसमें वेरिएशंस हो सकते हैं। जो ओल्डर रीजन होते हैं उनमें ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। इंडिया में सबसे ओल्डर रीजन वेस्टर्न घाट है, जो इनका नया फॉर्मेशन हुआ है उनमें कम जो है बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो चाहे वेस्टर्न घाट हो, मदागास्कर हो, न्यू कैलेडोनिया है, तो यहाँ पे आपको देखोगे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी। तो ये रिफ्यूजिया का काम करते हैं, क्लाइमेट जब एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है तो इसका काम करते हैं, रिफ्यूजिया का करते हैं। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं, इसको और आसान भाषा में हमने यहाँ आपको दर्शा दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो। वही चीजें हैं जो हमने बताई हैं कि लैटिट्यूड ग्रेडियंट में इक्वेटर की ओर जो है पोल से जब आएंगे तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। एल्टीट्यूड में बायोडाइवर्सिटी, एल्टीट्यूड अगर इंक्रीज हो रहा है तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो रही है, रेसिप्रोकल संबंध है।
स्पेसीज एरिया का अगर रिलेशनशिप करें, लार्ज एरिया में ज्यादा स्पेसीज होंगी और जो एरिया जो है नैरो है उनमें कम होगी। बाउंड्री जोन में जो है हाईवे इकोटोन, जो है इकोटोन क्या है, जहां पे दो इकोसिस्टम आपस में मिल रहे हैं उसको कहेंगे बाउंड्री जोन, और वहां पे डाइवर्सिटी हाई पाई जाती है। सीजनल वेरिएशन की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी जो है सीजन के साथ चेंज होती रहती है। जो ओल्डर इको जियोलॉजिकल रीजन उसमें ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। इंडेमिज्म का मतलब हाई इंडेमिज स्पीसीज ड्यू टू आइसोलेशन, आइसोलेशन होने के कारण इंडेमिज्म। अगर मान लो किसी आइसोलेशन का मतलब आप समझ गए होंगे, कोरोना काल में अलग रहते थे ना सभी से, तो वैसे ही तो जो रीजन आइसोलेट है, मान लो ये रीजन यहाँ पे क्या है, वर्ड से आइसोलेट है, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, ठीक है। हाँ, डाइवर्सिटी नहीं ज्यादा होगी, एंडेमिक स्पीसीज यहाँ पे क्या होंगी, ज्यादा होंगी। तो पहले तो पृथ्वी एक ही थी, बाद में क्या हुई, अलग अलग हुई। उत्तर तो पहले कहते हैं कि सब एक में थी, पैंजिया इसको बोलते थे। तो आप लोग जब भूगोल पढ़ोगे या जर्नल स्टडी पढ़ोगे अच्छे से तब आएगा, मोबाइल चलाने से रील देखने से सारी चीजें नहीं आती हैं, तो आप इन पे भी ध्यान दीजिए। तो मॉडरेट डिस्टरबेंस जो है मैक्सिमम डाइवर्सिटी को क्या करता है, लीड कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे छात्रों पढ़ते हैं, आज काफी लंबा टॉपिक हो रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहाँ होते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की जो संकल्पना है वो नॉर्मन मायर्स ने 1988 में दी थी। उन्होंने बताया था कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पे क्या है, बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है और ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स की डाइवर्सिटी पाई जाती है जो विलुप्त हो सकते हैं। उन्होंने कुल मिलाकर 18 रीजन हॉटस्पॉट के क्या किए थे, आइडेंटिफाई अपने जमाने में किए थे, जो अब कब कितने हो गए, जस्ट डबल हो गए, कितने हो गए, 36 रीजन हो गए। तो उन्होंने पाया कि जो 18 रीजन थे उसमें 20% जो है प्लांट स्पेसीज थी और एरिया सरफेस अर्थ का कितना था, 0.5%। यानी कुल मिलाकर अगर देखें ये जो 18 जो है नॉर्मन मायर्स ने हॉटस्पॉट खोजे थे उसमें कुल मिलाकर उन्होंने देखा कि 50,000 जो है इंडेमिक प्लांट स्पेसीज हैं जो विशिष्ट उसी रीजन में पाई जाती हैं, बाहर कहीं नहीं पाई जाती हैं। अगर वहां से विलुप्त हो गई तो फिर समझो विलुप्त हो गई। तो उन्होंने ऐसा पाया था और एरिया कितना था, 7,4600 स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये कितना हो गया, 74,600, सॉरी इसका मैंने गलत थोड़ा सा पढ़ दिया है, कितना है, 74,600 स्क्वायर मीटर में, यानी जो अर्थ का कितना है 0.5% है, उस एरिया में 20% प्लांट स्पेसीज पाई जा रही है। यानी कि वहां पे रिचनेस बहुत ही ज्यादा है बायोडाइवर्सिटी की। इसके अलावा देखें तो कुल मिलाकर जो है उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया गया, एक कन्वर्जन इंटरनेशनल या क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड ने जो है एक फार्मूला दिया कि हॉट स्पॉट हम किसे कहेंगे। तो हॉट स्पॉट किसे कहेंगे, किसके अकॉर्डिंग, कंजर्वेशन इंटरनेशनल और क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड के अनुसार हॉट स्पॉट के लिए वो एरिया होंगी जिसमें करीब जो है 1500 इंडेमिक वेस्कुलर प्लांट स्पेसीज हो। कितनी होनी चाहिए, 1500, ये याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेना चाहिए। तो 1500 वेस्कुलर इंडेमिक जो है प्लांट स्पेसीज चाहिए और लॉस ऑफ एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट, और जहां पे पाए जा रहे हैं उनका लगभग 70% क्या हो चुका हो, लॉस हो चुका हो। दूसरे शब्दों में कहें केवल 30% ही जो है एरिया या जो इनके हैबिटेट हैं बचे हैं, उस जगह को हम क्या कहेंगे, हॉट स्पॉट के नाम से जानेंगे। कुल मिलाकर 36 हॉट स्पॉट जो हैं ग्लोबल में है, पूरे विश्व में है, जिसमें कुल मिलाकर 4 तो इंडिया में है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये 2.5% जो है लैंड सरफेस है पूरी पृथ्वी का, 2.5% लैंड सरफेस है। और डाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे 43% डाइवर्सिटी पाई जाती है। अगर मान लो 100 जीव पाए जाते हैं तो 43 प्रकार के जीव कितने में पाए जाते हैं, केवल 2.5% एरिया में पाए जाते हैं। तो परसेंटेज का सीधा रूल है, ठीक है। परसेंटेज का मतलब 100 में कितना, अगर 2.5 लिखा यानी इसका मतलब है 2.5/100, ठीक है, परसेंटेज में। तो 2 अगर 100 के 2.5 भाग में कितनी पाई जा रही डाइवर्सिटी, 43 पार्ट पाई जा रही है। तो इंडिया में कौन कौन से जो हॉट स्पॉट है उनको याद रखना है आपको, हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट और श्रीलंका एंड सुंडा लैंड जिसको बोलते हैं। तो सुंडा लैंड जो है ये एक नया, ये 2 नए हॉट स्पॉट है। पहले तो हिमालयाज और वेस्टर्न घाट सी होते थे शुरुआत में। तो इंडिया में और सभी जगह क्या रहते हैं, हॉट स्पॉट बदलते रहते हैं। ये जो फिगर है हॉट स्पॉट को दर्शाता है कि कौन कौन से हॉट स्पॉट जो है वर्ल्ड में पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो आपको फिगर दिख रहा है इसमें 35 हॉट स्पॉट्स दिखाए गए हैं, उनके नाम भी दिए गए हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा, एशिया में सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट किस कंटिनेंट में है,
किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में 4 हैं। अफ्रीका महाद्वीप में 9 जो है हॉटस्पॉट हैं। यूरोप में 4 हैं। नॉर्थ अमेरिका में 4 हैं। साउथ अमेरिका में 5 हैं। ऑस्ट्रेलिया में 4 हैं। कुल मिलाकर 36 हॉटस्पॉट जो है अभी वर्ल्ड में हैं, जिसमें इंडिया में अकेले कितने हैं? 4। जितने मान लो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में है उतने इंडिया में ही अकेले हैं, क्योंकि इंडिया की क्लाइमेट डाइवर्स है। तो इंडिया में हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका और सुंडालैंड जो हैं, ये 4 जो हैं बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं छात्रों कि इंडिया को एक मेगा डाइवर्सिटी नेशन कहा जाता है। तो कुल मिलाकर 17 जो मेगा डाइवर्सिटी नेशन है उसमें से एक जो है इंडिया जो है मेगा डाइवर्सिटी नेशन है। तो इसको कहाँ कर दें, यहाँ से ही रहेगा। तो इंडिया के बारे में क्यों इसको मेगा डाइवर्सिटी, मेगा मतलब बहुत ही विस्तारित, यहाँ पे रिचनेस जो है बहुत ही अधिक है, ठीक है। तो अगर देखें तो 8% वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? इंडिया में पाई जाती है। अब इंडिया का एरिया बहुत कम है। इसके अलावा देखा जाए कुल मिलाकर 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? एनिमल की स्पेसीज है इंडिया में। 47,000 से ज़्यादा प्लांट की स्पेसीज हैं और 15,000 जो है फ्लावरिंग प्लांट की स्पेसीज हैं लगभग इंडिया में, अकेले इंडिया में। अब इंडिया के लोग जो हैं कितना प्रकृति प्रेमी है इससे साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो जनरेशन चल रही, जो आने वाली जनरेशन है, उनको इससे ज़्यादा करना है, कम नहीं करना है। कम करोगे खुद चले जाओगे, डायनासोर चले गए, आप भी विलुप्त हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाई एंडेमिज्म पाया जाता है इंडिया में। प्लांट की जो है कितनी स्पेसीज हैं? 5500 एंडेमिक स्पेसीज जो इंडिया में ही पाई जाती हैं। जो पक्षी हैं जिनको एम्फीबियंस बोलते हैं, 60% एंडेमिक जो है वेस्टर्न घाट में है। रेप्टाइल्स जो हैं 50% एंडेमिक हैं। फिशेस जो हैं 30% एंडेमिक हैं। मैमल्स और बर्ड्स भी यहाँ पे एंडेमिक पाई जाती हैं। हाई एंडेमिज्म इसमें क्या होता है? पाया जाता है। इसके अलावा 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आपको हमने बता दिए कहाँ कहाँ पे हैं। आप इस फिगर के सहायता से देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है हॉटस्पॉट आते हैं। सेंटर ऑफ ओरिजिन है बहुत सारी क्रॉप का इंडिया, सेंटर ऑफ ओरिजिन फॉर सीवियर क्रॉप्स। तो कौन कौन सी क्रॉप? जैसे मैंगो का इंडो बर्मा रीजन हो गया, जामुन हो गया, इंडो मलया रीजन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ से संबंधित है? इंडिया से ही संबंधित है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? मेगा डाइवर्सिफाइड क्या है? ये नेशन है, मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन। अगर किसको कहते हैं? तो इंडिया को कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बायोडाइवर्सिटी के मेजर थ्रेट्स कौन से हैं। थ्रेट्स जानना भी हमें क्या है? जरूरी है कि बायोडाइवर्सिटी के कौन कौन से थ्रेट्स हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी कैसे विलुप्त हो सकती है। तो 4 इसमें मुख्य हैं, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सबसे ज़्यादा जो है जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, यानी भिन्नताएं जो हैं खत्म हो रही हैं, उसमें हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन है। कि ये आप देख रहे हो, ये क्या बता रही है कि हैबिटेट लॉस हो रहा है। ये क्रेन है और इस क्रेन से पूरे जंगल को आपने साफ कर दिया। किसी का घर क्या कर दिया? उजाड़ दिया। अपना घर उजड़ रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे हो कि सर मेरा घर उजड़ गया, और जानवरों का उजाड़ दे रहे हो तो कुछ भी नहीं। तो जब किसी का घर खत्म हो जाएगा तो उसकी डाइवर्सिटी तो अपने आप क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। फिर घर उनके बड़े थे, उनको छोटा छोटा कर दिया, फ्रेगमेंट कर दिया, बीच में छोटे छोटे, बीच में हाईवे निकाल दिया आपने। क्यों? क्योंकि आप आसानी से केरला घूमने जा सको, या आप आसानी से उत्तराखंड जा सको। तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन होगा। फ्रेगमेंटेशन होगा तो फिर क्या हो जाएगा? फिर आपस में दोनों में क्या बढ़ जाएगा? द्वंद्व बढ़ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। तो इस कारण भी होता है। दूसरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन। आप मछली जो है ब्रीडिंग में कोई योगदान नहीं दे रहे हैं। आप कहीं भी जो है किसी स्पीसीज को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं, बस उसे एक्सप्लॉइट करने के लिए जा रहे हैं कि भाई समुद्र में मछलियां हैं, पहाड़ राउवल्फिया सर्पेंटाइना पहाड़ों पे है। जैसे जैसे राउवल्फिया क्या है, आप मैदान से पहाड़ों की ओर जाएंगे तो उसमें जो रेजर पाइनिन कंटेंट है उसकी मात्रा बढ़ने लगती है। तो लोग कहते हैं पहाड़ों वाला जो है राउवल्फिया हम चल के क्या कर लें? निकाल लें। तो वहां पे डाइवर्सिटी क्या कर दे रहे हैं? खत्म कर दे रहे हैं। इसके अलावा पॉल्यूशन देख लो, ये भी सब आप ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। और क्लाइमेट चेंज, ये जो है मुख्य कारण है किसी भी बायोडाइवर्सिटी को खत्म होने के लिए। अब ये कैसे करते हैं इसके बारे में हम बताएं। पहला हैबिटेट लॉस। तो हैबिटेट लॉस अगर पूछा जाए तो ये सबसे मुख्य रीजन है। क्या है? प्राइमरी ड्राइवर ऑफ स्पीसीज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब विलुप्त होना, एक्सटेंशन नहीं, एक्सटेंशन। तो स्पीसीज की विलुप्त होने का ये प्राइमरी कारण है, या सबसे बड़ा थ्रेट अगर है कोई तो कौन है?
हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन अगर आपसे पूछा जाए, कई बार नेट में, कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है कि बायोडायवर्सिटी कम होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो एक ही है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन और हैबिटेट लॉस जो है ये क्या कर देता है, बायोडायवर्सिटी को खत्म करने का सबसे बड़ा कारण होता है। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये होता क्यों है, दो चीजें हैं। एक तो डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, जंगल खत्म कर दिए जा रहे हैं, जानवर कहाँ रहेंगे, जंगल में रहेंगे। क्यों खत्म कर दिए जा रहे हैं जंगल, जंगल इसलिए खत्म कर जा रहे हैं क्योंकि एग्रीकल्चर आप करते हो। पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ रही है, 8 बिलियन क्रॉस कर चुकी है, 9 बिलियन पहुंचने वाली है। अब उनको फीड भी तो करवाना है, लैंड उतनी ही है, तो जब लैंड उतनी है तो जंगल जो था उसको काट के हम कल्टीवेटेड लैंड बना रहे हैं, और जब कल्टीवेटेड लैंड बना रहे हैं तो जो उसमें डाइवर्सिटी थी वो क्या हो रही है, खत्म हो रही है, जो किसी ना किसी साइकिल से संबंधित थी। या दूसरा माइनिंग, हमें बढ़िया सोना महंगा हो गया, और सोने की क्या करो आप, खुदाई करो, सोने की चट्टानें और तोड़ो और लोगों को पहुंचाओ। हमें क्या चाहिए, फोजाइल फ्यूल चाहिए, तो वहां पे हम क्या करेंगे, माइनिंग कर रहे हैं, चाहे फ्यूल की माइनिंग हो, किसी जो है धातु की माइनिंग हो, वहां पे भी हैबिटेट लॉस होता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एनसीईआरटी क्या कह रही है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कभी अर्थ के 14% एरिया में होते थे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अब केवल 6% के आसपास ही बचे हैं। विश्व में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहां पे सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी होती है, कभी 14% हुआ करते थे, लेकिन अब कितने बचे, 6%। इसके अलावा इन्होंने बताया कि फ्रेगमेंटेशन से जो है सबसे ज्यादा जो है लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है, क्योंकि माइग्रेटरी स्पेसीज होती हैं, एनिमल और बर्ड्स जो हैं, और उनको क्या चाहिए, लार्ज टेरिटरीज चाहिए। ये भी अपने आप में शहंशाह है, ह्यूमन ही थोड़े है, आपको ही थोड़े कोठी चाहिए, जानवरों को भी चाहिए। तो जितना लार्ज एरिया होगा, जितना अनडिस्टर्बेड लार्ज एरिया होगा, उतनी ही इनकी ज्यादा ब्रीडिंग होगी, उतनी ही ज्यादा पॉपुलेशन बनाएंगे, और जो है अपना इकोलॉजी में क्या कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। हालांकि किसी भी, चाहे मनुष्य हो, जानवर हो, कोई, इनकी स्पेसीज जो डाइवर्सिटी है या पॉपुलेशन कह लें, बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए जो है यूनेस्को का सिद्धांत दिया गया था, समानता। तो एलिफेंट, टाइगर, इनको क्या चाहिए, बड़े बड़े एरिया चाहिए होते हैं। सबके अपने अपने किंगडम है कि जंगल का राजा एक ही होगा। तो सेम ऐसे ही है। तो जब फ्रेगमेंट कर दोगे तो छोटे छोटे जगह हो जाएंगे। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो क्या हो जाए, इसके कारण स्मॉल हो जाती है, फ्रेगमेंटेशन के कारण जो है बहुत ही स्मॉल हो जाएगी, आइसोलेटेड पॉपुलेशन हो जाएंगी। फिर जब स्मॉल हो गई तो कुछ ही स्पेसीज वहां पे रह गई, और आपस में वो क्या करेंगी, ब्रीडिंग करेंगी, और ऐसी ब्रीडिंग को क्या कहते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। वेरिएबिलिटी उनमें खत्म हो जाएगी, और कोई भी अगर डिजीज आ गया, रोग आ गया, तो क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे समाप्त हो जाएंगे। तो ये भी एक कारण है। दूसरा जो है अगर देखा जाए तो क्या है, एज इफेक्ट। एज इफेक्ट क्या है, द इन्वायरमेंटल कंडीशन अलोंग द बॉर्डर ऑफ फ्रेगमेंट्स लाइक इंक्रीज टेम्परेचर। तो अगर देखो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एज इफेक्ट दे दिया। अब यहाँ पे जंगल है और यहाँ पे हाईवे जा रहा है, जहाँ पे हाईवे जा रहा है यहाँ पे गर्मी ज्यादा हो रही है, और ये गर्मी जो बहुत सारी पॉपुलेशन को क्या कर देगी, खत्म हो जाएगी। यहाँ पे इसका मतलब केवल शेर, चीता, बंदर बायोडाइवर्सिटी नहीं, बायोडाइवर्सिटी फंगस भी है, बायोडाइवर्सिटी हमारे बैक्टीरिया भी, वायरसेस हैं जो कई प्रकार के पाए जाते हैं, और कई प्रकार से हमें क्या करते हैं, मदद करते हैं। हम अपने शरीर में 2-2 किलो जो माइक्रोब्स लेके क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है चली जाती हैं। तो इनकी कोर हैबिटेट एरिया धीरे धीरे क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, जिससे चिंताजनक बात है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो ये किस प्रकार से जो है नुकसान पहुंचा रही है, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम एक स्टडी की बात करें तो ज्यादातर फ्रेगमेंटेशन जो हुआ है किससे हुआ, रोड और अर्बनाइजेशन से हुआ है। यानी जो शहरीकरण हुआ है इंडिया का, और जो शहरीकरण, एक शहर को दूसरे शहर से, गांव को जोड़ने के लिए जो रोड्स बनी, अर्बनाइजेशन हुआ, उसके कारण जो है वेस्टर्न घाट का लगभग 70% एरिया क्या हो गया है, प्रभावित हो गया है। डिफॉरेस्टेशन की अगर बात करें तो इंडिया में कुल मिलाकर जो है 1.93 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है 2001 से लेकर 2020 तक खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप एक पेड़ काटोगे 10 पेड़ लगाना पड़ेगा। फिर 10 पेड़ लगाने के बाद क्या 10 पेड़ जिंदा रहे, क्या इसका कोई डेटा दिया जा रहा है, या 10 पेड़ खत्म हो गए? तो इसकी आड़ में एक पेड़ काट लेते हैं जो बहुत समय जीवित रहा। कितने की वैल्यू बताई गई थी जब आपको हम ट्री में पहुंचा सकते हैं, वैसे ट्री की तो वैल्यू हम लगा ही नहीं सकते हैं, हमारे लिए क्या है, अमूल्य धरोहर है। तो उसको काट के 10 प्लांट लगाए गए। अब 10 प्लांट तो 10 जिंदा है नहीं, कौन 10 साल के बाद पूछने जा रहा है, क्या वो पूछा जाता है, क्या हमारी पॉलिसी ऐसी बताई गई?
तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो ट्री कवर हो कम पड़ जा रहा है। अब काटा ट्री लगा दिए सिर्फ। तो इन चीज़ों पे गहन विचार विमर्श होना चाहिए और पॉलिसी बनानी चाहिए। जैसे चिपको मूवमेंट चला था, लोग चिपक गए थे, उसी प्रकार से हमें और आपको आगे आना होगा। अगर हमें प्रकृति को बचाना है, और जब प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी हम सुरक्षित रहेंगे, या तो हमें तो विलुप्त हो ही जाना है। ठीक है, तो किन्हीं ग्रीडी लोगों के, लालची लोगों के चक्कर पे पूरी मानवता ना समाप्त हो जाए, इसलिए आपको आगे काम करना पड़ेगा। अगला जो है ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। द हिंदू ने खबर निकाली, उन्होंने बताया कि 500 लोग जो हैं पीपल, कितने पीपल, 500 पीपल जो हैं और 100 एलिफेंट आपस में क्या लड़के मर जा रहे हैं। अब आपने यहाँ पे दो फिगर देखे, तो यहाँ पे 2021, 22, 23, 24, 25 का डाटा है एक राज्य का नाम जो है मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो वहां पे 2020-21 में कितने पीपल जो है एलिफेंट से मारे गए। और ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं लोग, जला दे रहे हैं हाथियों को। तो बहुत सारे हाथी, 100 हाथी और 500 आदमी हर साल जो है मरते हैं। द हिंदू की 2020 में जो है क्या आई थी, रिपोर्ट आई थी, आप नेट पे सर्च करेंगे मिल जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि एक हथनी थी बेचारी, प्रेग्नेंट थी, उसको जो है पटाखे दगा के उसे क्या कर दिया गया, मार दिया गया। तो कितना बहसी हो गया आदमी, आदमी का दुश्मन, आदमी पशुओं का दुश्मन, तो क्रूर भी होता जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी आदमी क्या हैं, क्रूर हैं, हम आप भी हैं, सभी हैं जो दूसरे के लिए कुछ सोचते भी हैं। अब ये सोच हमें थोड़ी सी बदलनी होगी। अगर हम पर्यावरण जो है क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज एसी के कमरे में ना हो, क्लाइमेट चेंज जो है नेचुरल जगह पे हो। जब एसी में बैठ के आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, खुद जो है सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर जो है क्या कर रहे हैं, उत्सर्जित कर रहे हैं, फिर उसी को कम करने की बात करेंगे, तो कहाँ तक जो है ये जायज हो पाएगा छात्रों। तो ये सोचने वाली बात है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज इनका क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, तो कब ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है कि जितना पृथ्वी बना सकती है, जितना नेचर क्या कर सकती है, बना सकती है, और उससे ज्यादा हम क्या कर लें, हार्वेस्ट कर लें। तो मोर हार्वेस्टिंग देन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे ज्यादा हार्वेस्टिंग करेंगे, माइनस में पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो उस केस में जो है बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, और धीरे धीरे जो जीव में विविधता है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी छात्रों। इसके अलावा अगर देखें तो अनसस्टेनेबल यूज, तो ह्यूमन जो है बहुत क्या है, लालची है, सभी लालची हैं ह्यूमन जितने हैं, मैं भी लालची हूँ। जितनी नीड है उससे उसे ज्यादा चाहिए। अब मेरी जो नीड है उसे हमें ज्यादा चाहिए, हमें जो है अब ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा अगर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना पड़ेगा, लूट करना पड़ेगा, चोरी करना पड़ेगा, डकैती करना पड़ेगा। तो वो सारी केस क्या करेंगी, बायोडाइवर्सिटी को कम कर देंगी। ठीक है, इसके अलावा देखें तो दो प्राणी थे जिनका नाम था स्टेलर सी काऊ। ये है बेचारी स्टेलर सी काऊ, जो कहाँ पाई जाती थी, सी में पाई जाती थी। और सी में पाने के बाद जो है, जो वहाँ पे वेजिटेशन होती थी उस पर चलती थी, तो साफ कर देती थी, तो नीचे भी क्या हो जाता था, फोटोसिंथेसिस हो जाता था। वहां भी सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता था। क्योंकि इसका मांस बहुत स्वादिष्ट है, इसलिए मनुष्य ने इसे क्या कर दिया, खत्म कर दिया। धीरे धीरे ये एक्सटेंशन हो गई। क्यों, क्योंकि इसका मांस बहुत स्वादिष्ट लगता था। अब ह्यूमन को समझो, जो आपको पाल रही थी, समुद्र में बहुत सारे मूंगा पाए जाते हैं, बहुत सारे जो हैं क्या पाए जाते हैं, रत्न पाए जाते हैं, या बहुत सारा जो है मटेरियल सीधे समुद्र से हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, निकालते हैं। अब वो बनना ही बंद हो गया क्योंकि हमने इसे खा लिया। दूसरा है पैसेंजर पिजन, बहुत बेचारा क्या था ये, अच्छा एक पक्षी था, ना किसी से बोलना, ना किसी को काटना, ना किसी को मारना। ये जो है क्या करता था, पॉलिनेशन के काम आता था। ये काफी दूर दूर तक घूमता था, एक जगह से माइग्रेटरी क्या है, पक्षी है, इसको भी लोग खा गए। जो पॉलिनेशन करता था, जो बीजों का प्रकीर्णन करता था, वो सब क्या कर दिया, बंद हो गया। तो बायोडाइवर्सिटी एक जगह से दूसरी जगह तक कहाँ फैलेगी। मैराइन की क्या की, ओवर हार्वेस्टिंग कर ली। कुछ मछलियां हैं उनको आप क्या कर रहे हैं, लगातार जो है खाने के लिए जो है यूज कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो समुद्रों में मछलियां कम पड़ने लगी। कुछ लोग बढ़िया सा एक क्या करेंगे, अपना सेंटेंस देंगे, क्या समुद्रों में भी मछली कम पड़ती है, समुद्र में तो खान है। अरे मछली जो आप खा रहे हो उसमें ये तो देखो कौन सी बायो, कितनी स्पेसीज हैं, कौन किस पे निर्भर है। आप डाइवर्सिटी को कम कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है जिस जगह से आप मछली का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं वहीं पे एक विशेष प्रकार की मछली इंडेमिक हो। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना चाहिए साथियों। इसके अलावा जो है पूचिंग या इलीगल ट्रेड्स भी होती है। आजकल लोग जो हैं धंधा कर रहे हैं, किसका धंधा कर रहे हैं, जानवरों का। चाहे वो टाइगर हो, टाइगर की हड्डियां और स्किन,
खाल भी पहले लेते थे। राइनोसोरस जो है उसका हॉर्न लेते हैं, गेंडा ये वाला, हाँ ऊपर वाला, इसको बेचते हैं। एलिफेंट की जो है दांत बेच देते हैं। कछुए देखो, कछुए की दवाइयां बनाते हैं, बहुत प्रकार की बताते हैं इसकी ये दवाइयां बनाते हैं। और कुछ तंत्र मंत्र के लिए भी विशेष प्रकार के पक्षियों को क्या किया जाता है, लाया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है छात्रों, इनकी जो है संख्याएं कम पड़ रही हैं, और इनकी संख्याएं कम पड़ना जो है अपने आप में एक बहुत ही चिंताजनक मैसेज है। बहुत बड़ा टॉपिक हो रहा है, फिर भी आप पढ़ते रहिए, आशा है आपको मजा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। एलियन स्पेसीज कुछ हैं। अब एलियन स्पेसीज भी हैबिटेट को लॉस कर देती हैं। एलियन स्पेसीज यानी दूसरे देश से आई हुई स्पेसीज जो है बायोडाइवर्सिटी का क्या करती हैं, लॉस करती हैं। कैसे लॉस करती हैं, जब अपनी जगह पे रहती हैं तो नेचर ने जिसको बनाया है उसको कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर क्या क्या बनाए हैं, कुछ पॉपुलेशंस बनाए हैं। अगर नेचर ने जो है 100 जू प्लैंकटन बनाए हैं तो उसको खाने के लिए जो है 10 मछलियां बनाई हैं। लेकिन यही जब जू प्लैंकटन जो है दूसरी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पे मछलियां नहीं हैं, तो इनकी संख्या दिन पे दिन क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। और जब संख्या बढ़ेगी तो वहां पे जो लोग हैं, वहां पे जो ऑर्गेनिज्म है वो पहले से बेचारे पीड़ित हैं। उनके पहली बात प्रीडेटर्स हैं, उनकी संख्या को कंट्रोल करने वाले लोग हैं। और दूसरी चीज उनमें डिजीजेस भी आ रही हैं, तो डिजीजेस, इंसेक्ट्स सब उसी रीजन में पाए जाते हैं। इसलिए एलियन स्पेसीज जो है बहुत ही फास्ट क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। तो एलियन स्पेसीज आर द नॉन नेटिव स्पेसीज, जो वहां की नेटिव नहीं है। इंडिया में आलू जैसे एक एलियन स्पेसीज है। इंडिया में आलू पहले नहीं होता था, साउथ अमेरिका से आया, ठीक है। तो एलियन स्पेसीज जनरली क्या कर देती हैं, जो रिचनेस है, चाहे वो एलोपैथिक इफेक्ट के कारण हो, चाहे अपनी संख्या बढ़ाने के कारण हो, वो लोकल रिचनेस को कम कर देती हैं या इंडेमिक स्पेसीज को क्या कर देती हैं, खत्म कर देती हैं। क्योंकि ये जो है बहुत ही तेज रिप्रोडक्शन करती हैं, हाई डिस्पर्सल एबिलिटी होती है, और इनके कोई नेचुरल प्रेडिएटर भी नहीं होते हैं, कंपटीटर भी नहीं इनका कोई यहाँ पे नया एनवायरनमेंट है क्योंकि इनका, ठीक है। तो सेकेंड मोस्ट कॉमन काज है, अगर हैबिटेट लॉस के बाद देखा जाए तो सेकेंड मोस्ट कारण काज क्या है, एलियन स्पेसीज है। इसीलिए जब भी एलियन स्पेसीज लाई जाती है तो ये चीज ध्यान रखनी चाहती है कि लोकल स्पेसीज को ये खत्म कर देगी या नहीं कर देगी, ठीक है। तो कौन कौन सी एलियन स्पेसीज है, आपसे डीडीए में जो है पूछा जा सकता है। कुछ स्पेसीज को हमने जो है यहाँ पे लिखा है, और कुछ जो है आप अपने आप स्वयं भी थोड़ा सा पढ़ लेना। जैसे वाटर हाइसिनेथ का नाम सुना होगा, इक्नोकोरिया क्रेसिपेड, जिसको जलकुंभी बोलते हैं। ये ब्राजील की ओरिजिनेटेड है, नेटिव है, और इंडिया में ये आई है। कहाँ से आई है आपको बताना है, कौन इसका इंट्रोडक्शन करवाया। एक तो नेटिव स्थान है, दूसरा कोई ना कोई इसको लेके आया होगा, जैसे आलू पुर्तगाली लेके आए। तो ये ऑर्नामेंटल एक्वेटिक प्लांट के रूप में लाया गया था कि हम जो है कमल की जगह पे ये डालेंगे, क्योंकि ये जो है आराम से क्या कर लेती है, अच्छे इसके बढ़िया फूल आते हैं, आप देखेंगे अगर थोड़े से मैरून कलर के। तो उसके अलावा उसके लिए लाया गया था, लेकिन हुआ क्या, ये डेंस मैट बना लिए, ब्लॉक सनलाइट, नीचे जो जीव थे उनके लिए सनलाइट ब्लॉक हो गई। हमें मनोरंजन करने के लिए, हम अपने लिए ऑर्नामेंटल वैल्यू के लिए लाए थे। और भोग कौन रहा है, जो जल के अंदर जीव है, वहां सनलाइट नहीं जा रही है, उनकी ब्रीडिंग जो प्रॉब्लम है नहीं हो पा रही है। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनको प्रकाश चाहिए, प्रकाश के बिना जीवित नहीं रह सके, उनका कोई काम नहीं हो रहा है। तो जलकुंभी ने ये काम करना शुरू कर दिया, ऑक्सीजन कम कर दिया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है बढ़ने लगी, फिश की डेथ होने लगी, वाटर वे जो है क्लॉगिंग आपको देखने को मिलने लगी। दूसरा लैंटाना कैमरा लाया गया था, ये भी इसलिए लाया गया था कि ये ऑर्नामेंटल श्रब के रूप में लगाया जाए। लेकिन अब देखोगे 44% फॉरेस्ट में इतनी जगह बना ली, जगह जगह पे आपको लैंटाना मिल जाएगा। और जो हमारे जीव जंतु हैं, जो हमारे लोकल प्लांट थे, उनको खत्म कर दिया। साथ ही साथ ये जो है जानवरों के लिए टॉक्सिक है, जानवर इसे नहीं खाते हैं, तो इसका कोई जो है जानवर इस बाल बांका नहीं कर पाता है। तो ये सीधे सीधे जो बायोडाइवर्सिटी थी, जो इंडिया की इंडेमिक स्पेसीज थी, उन पे वार कर दिया। दूसरा आप नाम सुने होंगे पार्थेनियम हेट्रोफिरस, जिसको गाजर घास के नाम से जाता है, कभी कभी इसको कांग्रेस ग्रास के नाम से भी कह देते हैं, क्योंकि ये उस समय गेहूं के साथ आ गई थी। बहुत खतरनाक ये क्या है, बीड है। बथुए के बाद इसमें सबसे ज्यादा क्या है, सीड पाए जाते हैं, शायद 76,000। ये बीड साइंस वाले अच्छे से बता पाएंगे। मैक्सिको का ओरिजिनेटेड है ये, और ये एक्सीडेंटल आ गई थी, किसके साथ आ गई, PL480 व्हीट के साथ। अब ये करती क्या है कि इसके जो फ्लावर हैं अस्थमा कर देते हैं, डर्माइटिस कर देते हैं, खुजली होने लगती है, और इसके अलावा इसके आसपास कोई उगने ही नहीं देती है, एलोपैथिक क्या है इफेक्ट होती है। तो नेटिव फ्लोरा बेचारे इससे परेशान हो गए। तीसरा जो है अफ्रीकन कैटफिश है, एक प्रकार की मछली है,
मांगुर बोलते हैं, फिशरीज वाले से जानते होंगे, इसे क्या बोलते हैं, मांगुर, क्लेरियस गेरेपिनस। ये अफ्रीका केन्या ओरिजिन की है, इलीगल है, एक्वाकल्चर में इसे यूज नहीं कर सकते हैं, बैन है पूरी तरीके से। हाईली प्रेडेटरी है, दूसरी मछलियों को खा जाती है, जो भी नेटिव फिश है, इसीलिए कहा गया इसका जो है मांगुर आप जो है नहीं पालोगे। हमारे फिशरीज के दोस्त हैं, जानते होंगे। अब अगला जो है क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन भी एक मुख्य कारण है स्पेसीज के गायब होने का। क्लाइमेट चेंज किस प्रकार से जो है स्पेसीज को क्या करता है, गायब करता है, ये हम जान लेते हैं। जैसे कोरल रीफ, सी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, जिससे कोरल रीफ में क्या हो रही है, ब्लीचिंग हो रही है, इनका जो है हरित लवक खत्म हो रहा है। तो कोरल कवर जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, या कोरल रीफ एरिया कम हो रहा है, जो कि लगभग जो है 37% से 37.3% जो है समुद्र में आ गया है। और कोरल रीफ जो है समुद्र की जो बायोडाइवर्सिटी है और साथ साथ में प्रोडक्टिविटी, दोनों के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म। दूसरा, ओशियन एसिडिफिकेशन हो रहा है, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाने से, एब्जॉर्बेशन होने से जो हमारे समुद्र हैं वो एसिडिक नेचर के होते जा रहे हैं। और जब ये एसिडिक नेचर के होंगे तो बहुत सारे सेलफिश हैं या कोरल्स हैं, इनकी संख्या आपस में घट जाती है। कोरल क्या, परवाल बेतेंदी वाले। तो ये कोरल बेचारे क्या करते थे, कैल्शियम कार्बोनेट बाइंड करते थे, कैल्सिफिकेशन करते थे। कैल्सिफिकेशन से क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नियंत्रित रहती है, और अब कैल्सिफिकेशन होना ही बंद हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो गई, अनियंत्रित हो गई। हिमालय में देखोगे तो हिमालय में बर्फ पिघल रही है, क्योंकि वैश्विक तापमान दिन पे दिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब ये स्नो लियोपार्ड जो है, ये क्या कहेंगे, हिम तेंदुआ, बच्चे कभी कभी कह देते हैं कि इसको भूत वाली बिल्ली। हिम तेंदुए क्या हो रहे हैं, इनकी डाइवर्सिटी में कमी आ रही है, कहीं ना कहीं ये खत्म हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन के कारण ही हो रहे हैं। अब पॉल्यूशन की अगर बात करें तो पॉल्यूशन आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो पॉल्यूशन की अगर बात करें तो वाटर क्वालिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है। यमुना रिवर में अगर देखोगे तो 22% स्ट्रेच हो गया यमुना रिवर में, जिसको बायोलॉजिकली डेड बोल दिया गया है। यानी 22% यमुना जो है वहां कोई भी डाइवर्सिटी नहीं पाई जाती है, दैट इज बायोलॉजिकली डेड, ओनली वाटर। क्यों, क्योंकि केमिकल का डिस्चार्ज होता है। आसपास के जो लोग हैं गांव के, जहाँ पे केमिकल का ज्यादा डिस्चार्ज होता है, वहां पे कैंसर हो रहा है। आप दिल्ली एनसीआर में पढ़ सकते हैं कौन कौन से ऐसे गांव हैं। आजकल सारी चीजें जो हैं आप जो है पेपर में पढ़ते हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते, ध्यान तो दूसरी जगह रहता है। फिर माइक्रोप्लास्टिक्स, जो प्लास्टिक्स हैं वो जल्दी डिग्रेड नहीं होती हैं, वो किसका रूप ले लेती हैं, माइक्रोप्लास्टिक का रूप ले लेती हैं। और ये माइक्रोप्लास्टिक्स जो हैं हमारे ब्लड में घुल जाती हैं, हमारे पूरे इन्वायरमेंट में क्या हो जाती हैं, घुल जाती हैं, और हमें बाद में बहुत सारी व्याधियां दे जाती हैं। तो माइक्रोप्लास्टिक क्या होती है, जिनका आकार जो है 5 मिलीमीटर से कम हो, उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोप्लास्टिक के नाम से जाना जाता है। तो ये फूड चेन में पूरी तरीके से आ चुके हैं। एग्रीकल्चर रन ऑफ, अब एग्रीकल्चर में जितने किसान हैं उन्होंने क्या डाला, फास्फोरस डाला, नाइट्रोजन डाला, और ये फास्फोरस और नाइट्रोजन जो पानी के साथ बह के जो नदियों में मिल गया। नदियों में जब ये मिल गया तो वहां पे जो शैवाल हैं, शैवाल की बढ़िया अच्छी खासी वृद्धि हो गई, और उन्होंने पूरी क्या कर ली, नदी को कवर कर लिया। अब जब वो नदी को कवर कर लेंगे तो इसी को क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है क्या हो जाएगी, घटेगी या बढ़ेगी, आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, इतना तो आपको नॉलेज होगा, आप यू आर MSc एंड PhD स्टूडेंट। तो यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या है कि न्यूट्रिशन बढ़ जाना किसी भी पानी में, नाइट्रोजन और फास्फोरस का, जिससे कि जो है अलगी की मात्रा बढ़ जाती है। अभी देखा गया है कि जो है समुद्रों में भी काफी जो है अलगी की मात्रा बढ़ रही है, जिससे पूरा का पूरा जो है जैविक तंत्र दुखी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से यूट्रोफिकेशन हुआ, किस प्रकार से माइक्रोप्लास्टिक हुई है। फिर को एक्सटेंशन होता है। को एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है छात्रों, कि एक स्पेसीज दूसरे स्पेसीज से क्या है, रिलेटेड है। प्रत्येक स्पेसीज दूसरे स्पेसीज से रिलेटेड है। तो जो हम बता रहे हैं रिलेशन तो सभी है, सभी को एग्जिस्टेंस है, लेकिन कुछ का जो है रिजल्ट जल्दी आ जाता है, कुछ का रिजल्ट क्या आता है, बाद में आता है। तो बाद में रिजल्ट ना आए, ऐसा ना पता चले कि हम भी किसी प्राणी से जुड़े थे और आज उसके ना होने से जो है हम खत्म हो गए, तो इसीलिए हमें बायोडाइवर्सिटी करना चाहिए। तो को एक्सटेंशन का मतलब कि एक स्पेसीज विलुप्त हुई तो इसके कारण दूसरी स्पेसीज क्या हो गई, विलुप्त हो गई, यानी दूसरी स्पेसीज उस पे क्या थी, रिलेटिव थी। इसको बोलते हैं ऑब्लिगेट रिलेशनशिप। ठीक है, ऑब्लिगेट रिलेशनशिप का मतलब कोई स्पेसीज एक स्पेसीज पे क्या है, डिपेंड है।
ए स्पेसीज बी पे क्या है, डिपेंड है, केवल बी स्पेसीज जो है ए स्पेसीज को क्या करती है, खाती है। ठीक है, अब यहाँ ए स्पेसीज केवल यही खाती थी और ये क्या हो गई, खत्म हो गई, तो क्या होगा छात्रों, बी स्पेसीज के लिए खाने को कुछ नहीं बचेगा, तो बी स्पेसीज अपने आप क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ऐसे को कहते हैं को एक्सटिंक्शन के नाम से जाना जाता है। जैसे बीच ड्रॉप्स जो है, इफीफैकस वर्जियाना एक तरीके का जो है एक ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, होलो पैरासाइट है, यानी कि इट इज इंटरडी पैरासाइट और नॉन फोटोसिंथेटिक। ये पूरी तरीके से जो है फोटोसिंथेसिस नहीं करता है और ये पूरी तरीके से क्या है, पैरासाइट है। क्या नाम है इसका, इफीफैकस वर्जियाना, जिसको कहते हैं बीच ड्रॉप्स। तो ये किस पे करता है, केवल जो अमेरिकन बीच ट्री है, क्या नाम है, अमेरिकन बीच ट्री, फैगस ग्रैंडिफोलिया पे ही क्या रहता है, अपना आवास निर्धारित करता है। अब ये अमेरिकन बीच ट्री जो है, फैगस ग्रैंडिफोलिया अगर खत्म हो जाएगा तो बीच ड्रॉप्स अपने आप क्या हो गया, खत्म हो गया। कुछ ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म भी है अगर देखोगे, जैसे कि फिग ट्री में जो है फिग वास्प का होना, तो फिग क्या है, फिग का जो पॉलिनेशन करता है ये फिग वास्प करता है। तो फिग वास्प जो है फिग के अंदर जाता है और वहीं पे अपनी इग लेइंग करता है और इसको ब्लास्टोफैगस वास्प के नाम से जानते हैं। अगर ये खत्म हुआ तो फिग में पॉलिनेशन कौन करेगा, अगर फिग कर खत्म हुआ तो ये अपना आहार कहां से लेगा, अपने इग लेइंग कहां से करेगा, तो कैप्रिफिकेशन का नाम आपने सुना होगा, कैप्रिफिकेशन की जरूरी होती है। तो अलग अलग प्रकार के इसमें वास्प हैं, ये कॉमन फिग में यही होता है। ठीक है, तो ये वास्प से पॉलिनेशन करके इसमें जो है इसकी सीड सेटिंग करना या इसके जीवन चक्र आगे बढ़ाने में मदद करते हैं और फिर इसको क्या देता है, बदले में भोजन देता है, और भोजन जो है इसको अंडे के लिए और इसके जीवन चक्र के लिए महत्वपूर्ण है। ज्यादातर ये मेल फिग में पाया जाता है, मेल फिग से फीमेल फिग में जो है ये जाता है। तो ये जो है कभी कभी लोग इसीलिए फिग को मांसाहारी बोलते हैं, क्योंकि ये चला तो जाता है लेकिन वापस नहीं आ पाता है, और क्योंकि फिग में जो है फाइसिन नाम का क्या पाया जाता है, एक एंजाइम पाया जाता है, और ये एंजाइम इसको डिजॉल्व कर देता है। इसीलिए बहुत सारे जो शाकाहारी लोग हैं वो फिग को नहीं खाते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, एक होता है पार्थेनोकार्पिक फिग, उसे आप खा सकते हैं क्योंकि उसमें इस पॉलिनेशन की प्रक्रिया नहीं की जाती है। तो फिग दोनों प्रकार के हो सकते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। ये आपको डिसाइड करना है कि आप उसको शाकाहारी मानना है या मांसाहारी। ये बात तो आप बांध के रखिए कि जो भी हम खा रहे हैं वो जीव हैं, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे आपके एनिमल्स हो। प्लांट्स खाते तब तक हैं क्योंकि हमें भी इसलिए भोजन कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे फूड चेन का क्या है, हिस्सा है। तो फिग में आप इसको देखोगे तो इसको कहेंगे मैचुअलिज्म, ऑब्लिगेट मैचुअलिज्म, यानी कि एक में से अगर दो खत्म हुआ तो दूसरा अपने आप खत्म हो जाएगा। इसमें क्या थी, ऑब्लिगेट नहीं थी, यहाँ पे ये क्या कर रहा था, केवल फैगस ग्रैंडिफोलिया से भोजन ले रहा था। कुछ स्पेशलिस्ट हर्बीवोरस होते हैं, प्रेडिएटर्स होते हैं, जैसे जियांट पांडा। तो जियांट पांडा की डाइट जो है लगभग बम्बू प्लांट पे क्या रहती है, निर्भर रहती है। अब बम्बू प्लांट खत्म हो जाएंगे अगर, तो पांडा अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा छात्रों। अब जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की नीड क्या है, तो नीड तो सभी लोग जानते हो कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की, कि इतना पढ़ाने के बाद भी अगर आपको नीड ना पता चले तो फिर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। जो भी हमारी संसाधन है, जो भी हमारा जितने चक्र साइकिल्स हैं, उनको जो है सस्टेनेबल करने के लिए, टू क्या करना, सस्टेनेबल द इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल करने के लिए हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की क्या है, जरूरत है, जिससे हम फ्यूचर में भी क्या कर सकें, अपनी नीड्स को पूरा कर सकें। तो यहाँ पे छात्रों बहुत सारी सर्विसेज हैं, इको स्टेप सर्विसेज, नैरोली यूटिलाइजेशन, ब्रॉडली यूटिलाइजेशन, नीड्स वगैरह, ये सब फूड मेडिसिन, ये कहाँ से आया था, बायोडाइवर्सिटी से। अब इनको अगर कंजर्व नहीं करोगे, मान लो फिग का जो है जो पॉलिनेटर है वास्प, उसको आपने नहीं किया कंजर्व, तो फिग आपको खाने बंद मिलेंगे ही नहीं फिग, और फिग नहीं मिलेंगे धीरे धीरे सारे। अगर आप इंसेक्ट मार दिए, बटरफ्लाई खत्म कर दी, चिड़िया खत्म हो गई, गिद्ध जैसे खत्म हो गए डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन के कारण, तो फिर आपको पॉलिनेशन वगैरह ये सारी प्रोसेस होनी बंद हो जाएगी, प्रकीर्णन होना बंद हो जाएगा, और फिर आप भी क्या हो जाएंगे, डायनासोर की तरह टाटा बाय बाय कर लो इस पृथ्वी से। ठीक है, तो दो प्रकार के कंजर्वेशन किए जाते हैं, एक तो इन सीटू कंजर्वेशन होता है, दूसरा एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब उसी जगह पे जो प्राणी जिस जगह पे है, जिसकी विविधता जहां पाई जाती है, अगर उसी नेचुरल हैबिटेट में हम उसे कंजर्व कर लें तो उसको इन सीटू कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं। तो इसमें कौन कौन से इन सीटू कंजर्वेशन में हैं, आपके प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, ये सब हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। आज काफी लंबा जो है समय हो गया है। तो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, नेशनल पार्क कितने इंडिया में है आप लोग देख लो,
गूगल पे लिस्ट पड़ी होगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, और इनमें क्या अंतर है, ये सब जो है इन सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हैं। और आपके एग्जाम में पूछ लेता था इनमें से कौन सा जो है इन सीटू कंजर्वेशन का मेथड है। साथ ही बायोडाइवर्सिटी के जो हॉट स्पॉट है, क्योंकि हॉट स्पॉट पे आप उसे क्या कर रहे हो, कंजर्व कर रहे हो। दूसरे जो हैं कुछ जो ऐसे जंगल्स हैं जो बहुत ही सैक्रेड हैं, बहुत ही पवित्र हैं, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन इसको बोलेंगे। इंडिया के हॉट स्पॉट जो है या इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है या ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जोन है, सारे इन सीटू में आएंगे। एक सीटू का मतलब जहां की स्पीसीज है वहां पे उसे कंजर्व ना करके दूसरी जगह में कर लिया, किसी लैब में कर लिया, तो उसको क्या कहेंगे, एक सीटू कंजर्वेशन। सीड बैंक में रख दिया उसको, क्रायो प्रिजर्वेशन कर करके। क्रायो प्रिजर्वेशन कितने पे होता है, -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में। आजकल इसको जो है केल्विन में पूछने लगा है या फिर फ़ारेनहाइट में, तो आपको डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन के बारे में भी जानना होगा, ठीक है। तो सीड बैंक NBPGR न्यू दिल्ली में है, ग्लोबल सीड वॉल्ट सबिल्टार्ड में है, जूलॉजिकल पार्क्स हो गए आपके, इंडियन बॉटनिकल गार्डन जैसे हड़बड़ा में है, जूलॉजिकल पार्क्स हो गए, तो वहाँ पे अगर करेंगे जीन बैंक में, टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपेगेशन में कर रहे हैं या तो इनको क्या कहेंगे हम, एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो बहुत ही सिंपल है, इन सीटू और एक्स सीटू अगर किसी भी प्रजाति को उसके हैबिटेट में जहाँ पे रह रही आवास जहाँ पे है वहां पे हम कंजर्व कर रहे हैं तो इसे कहेंगे इन सीटू। अगर उस आवास की जगह दूसरी जगह पे हम कंजर्व कर रहे हैं तो इसको कहेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन। आप आशा है समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट अगर देखें इंडियन एक्ट्स कौन सी बनी, इससे भी आपके क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो 1927 में आई थी ब्रिटिश इंडिया में, ये जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस और फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन सबसे पहले किया गया इसमें। और इंडिया के लिए जो बाकी की एक्ट बनी उसके लिए आधार ये थी, ठीक है। तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं, विलेज फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई। तो ये फाउंडेशन फॉर मॉडर्न फॉरेस्ट गवर्नेंस की बात थी, उसके बारे में बताया गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आई, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आई, 1972। कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है क्योंकि ये फ्लोरा और फाउना यानी एनिमल्स और प्लांट दोनों को प्रोटेक्शन देती है और ये जो है प्रोटेक्टेड एरिया का एक लीगल फ्रेमवर्क है। तो पूछा जाए लीगल फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क का कौन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, WPA। तो इसमें कुछ मिलाकर 6 शेड्यूल हैं। शेड्यूल 1 जो है ये हाईएस्ट प्रोटेक्शन करता है, जैसे जैसे इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन शेड्यूल 1 में जो चीजें हैं और फिर शेड्यूल 6 में जो है नॉर्मलाइज हो जाता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आई, इसका नाम याद रखो। ये जो है रिस्ट्रिक्ट जो है डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड का रिस्ट्रिक्ट करता है। तो इसके अलावा मतलब अगर कोई फॉरेस्ट लैंड है तो फॉरेस्ट लैंड ही रहेगी जब तक आप सरकार की आज्ञा नहीं ले लोगे। इसे आप कोई बदल नहीं सकता है कि आगे फॉरेस्ट लैंड में आपने घर बना दिया। अगर आप घर बना रहे हैं फॉरेस्ट लैंड में तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी लैंड है जो फॉरेस्ट के लिए है, फॉरेस्ट के लिए ही रिजर्व है। इसीलिए जब भी आप प्रॉपर्टी वगैरह लें तो जरूर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी से पूछ लें कि ये कहीं जो है फॉरेस्ट लैंड या ग्रीन लैंड तो नहीं है। अगर वो फॉरेस्ट ग्रीन है तो ग्रीन ही रहेगी। इतना तो सरकार ने किया, इतना तो मानव ने किया, इतना सोचा उनकी, इसके लिए हम मानव को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भाई। इसके अलावा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में बनी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट सन 2000 में बनी और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में बनी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ले लिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला है इंटरनेशनल पॉलिसीज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। कुछ पॉलिसी भी बनाई गई इंटरनेशनल। कौन कौन सी पॉलिसीज थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1988 में आई, ये इकोलॉजी स्टेबिलिटी एंड फॉरेस्ट कवर को क्या करती है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि इकोलॉजिकल स्टेबल करना और फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना। इसका गोल था कि 33% जो है क्या होना चाहिए, जंगल होना चाहिए। तो 33% जंगल होना चाहिए, फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। कौन कहा, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में कहा गया, ठीक है। और इसमें कम्युनिटी रोल को जो है क्या किया गया, एम्फेसिस किया गया। दूसरा आया NBAP 2008, ये 2014 में क्या हुई, अपडेटेड हुई। ये जो है इकोसिस्टम कंजर्वेशन क्लाइमेट अडॉप्टेशन की बात करती है। नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी जो है 2014 में आई, ये क्या करती है, ट्री को आउटसाइड फॉरेस्ट में भी क्या करती है, प्रमोट करती है। फर्स्ट नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री जो पॉलिसी बनी वो यही बनी ग्लोबल में, ठीक है, इंडिया फर्स्ट नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है 2017 से 31 तक चलाया जा रहा है। इस प्लान के अंतर्गत जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन विद क्लाइमेट रेजिलियंस के साथ जो है वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाएगा, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ के कॉरिडोर्स वगैरह बनाए जाएंगे। कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन भी हुए हैं। कौन कौन से कन्वेंशन हुए हैं इंटरनेशनल में, पहला अगर देखा जाए प्रोटोकॉल या कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको CBD बोला गया,
ये 1992 में रियो डी जेनेरो या रियो अर्थ समिट के दौरान हुआ था। पहली बार बायोडायवर्सिटी की अगर बात की जाए तो इसी जो है रियो समिट में कहा गया था। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग पहले जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो रियो डी जेनेरो में फर्स्ट जो है कंप्रिहेंसिव और लीगल बाइंडिंग ग्लोबल एग्रीमेंट हुआ। इसके 3 मेन गोल्स थे। पहला गोल था कंजर्वेशन करना, दूसरा गोल था कंजर्वेशन तो कर लिया, अब इसका सस्टेनेबल यूज करो, और तीसरी चीज है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, और जो भी बेनिफिट्स हैं वो फेयर रूप से क्या होंगे, शेयर होंगे। मानव लालची क्यों है? क्योंकि इसलिए लालची है क्योंकि उसे बराबर नहीं मिल रहा है। चोरी क्यों क्यों करता है? कोई गरीब है इसलिए चोरी करता है। जब एक बार चोरी कर लेता है तो फिर वो बार बार करता है। रावण का एक डायलॉग सुना होगा, जो बुराई संग मेल रचाया फिर ना छूटे कभी भी उसका साया। यानी बुराई एक बार अपना ली तो बुराई आपके पीछे पड़ जाती है। तो इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जितने भी आपके बायो रिसोर्सेज हैं, बायोडायवर्सिटी, उसे कंजर्व करो, उसका सस्टेनेबल यूज करो, यानी आने वाले भविष्य को भी यूज करें, इतना ओवर एक्सप्लॉयटेशन मत करो, और जो भी प्रॉफिट होना चाहिए फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग, जो भी बेनिफिट्स हैं वो दिए जाएं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरा जो है इसका नाम था कार्टाजीना प्रोटोकॉल। ये कब हुआ? 2000 में। कभी कभी पूछ लिया जाता है, और लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के यूज के ऊपर ये था, अगर आपसे पूछेंगे। अगला है नगोया प्रोटोकॉल, कब हुआ? 2010 में हुआ। ये भी एक प्रकार का जो है कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एग्रीमेंट था, और ये जो है ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क जो है इसके पे बनाता है। ठीक है। जो कि थर्ड ऑब्जेक्टिव ये वाला फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स जो है, एबीएस जिसको बोला गया, वहां के लिए जो है ये ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क बनाया जिससे ये इंप्लीमेंट हो सके। चौथा कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज थी, ये पहले आया था। कब आया था? 1979 में आई थी। अब देखा होगा कि आपने सुना होगा पंछी नदियां पवन के झोंके, इन्हें सरहद भी ना रोके। लेकिन अब क्या होने लगा, जब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेटरी वाइल्ड एनिमल्स जा रहे थे तो लोग क्या करते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि अब की बार ये वाली चिड़िया आएगी और इस वाली चिड़िया का हम शिकार खेलेंगे और हम उसे क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो अगर कोई एनिमल्स एक देश से दूसरे देश की ओर जा रहा है तो उसका जो है हमें क्या नहीं करना है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये माइग्रेटरी एनिमल्स को कंजर्व करने की बात कही गई है। ठीक है। इसके अलावा रामसार कन्वेंशन जो है वेटलैंड से है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे, ये भी आपको शॉर्ट में पढ़ाएंगे। शॉर्ट में मतलब अब थोड़े 3-3 मिनट के शॉर्ट डालेंगे जिसमें आपको वो चीजें बताई जाएंगी जो पूछी जाती हैं। इसके अलावा पहले कोर्स भी लगभग खत्म है। इंटरनेशनल ट्रीटी थी किसमें, वेटलैंड यूज करने के। रामासार एक क्या है, साइट है। इंडिया में कितनी रामासार साइट है, यूपी में कितनी है, आपको पता होना चाहिए। यूपी नहीं पूछेगा, दिल्ली में पूछ सकता है। कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज, जिसको CITES के नाम से जाना जाता है, ये 1973 में आती है। इसका था इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल, इट रेगुलेट्स द मॉनिटर ट्रेड्स। इसमें बताया गया कि जो भी हमारे एनिमल और प्लांट हैं उनको हम क्या नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे कि वो विलुप्त हो जाए। ऐसी विलुप्तता के अगर कगार पे पहुंचते हैं तो हम ट्रेड वहीं पे रोक देंगे। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो 1972 में आई थी, और ये जो है क्या करती है, सपोर्ट द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल साइट्स, जैसे कि नेशनल पार्क हैं, सेंचुरीज हैं, विद आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू इन एडिशन टू कल्चरल साइट्स। तो कल्चरल साइट के साथ इनको कंजर्व करने की बात कही गई थी। तो छात्रों, आशा है कि आपको जो है ये समझ में आ रहा होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो बायोडायवर्सिटी जो है हमें लाभ पहुंचा रही है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए छात्रों, तो कुछ जो है इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है इंडिया में चले, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पहले बात है प्रोजेक्ट टाइगर, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बाद 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर चला, टाइगर कंजर्वेशन पे था। और टाइगर कंजर्वेशन पे होने के कारण जो है ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया, NTCA के द्वारा किया गया है। ठीक है। कुल मिलाकर अब तक भारत में 52 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है। कितने रिजर्व हैं? 52 टाइगर रिजर्व हैं। और आपको पता है कि एक हमारी स्टडी आई थी कि इंडिया में लगभग जो है 70% जो है ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन केवल इंडिया में पाई जाती है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हम टाइगर की पॉपुलेशन को मेंटेन करके रख रहे हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में लॉन्च किया गया था। एलिफेंट प्रोटेक्शन के लिए ही किया गया। आप देखें कितना चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट। एलिफेंट कॉरिडोर जो है इसको क्या किया गया, प्रोटेक्ट किया गया। ह्यूमन और एलिफेंट का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको क्या किया गया, कम कर दिया गया, मिनिस्ट्री बना दी गई। तो एलिफेंट और जितने भी जीवधारी हैं, हाईवे बने, उनके बीच में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है।
हाईवे को ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाना चाहिए कि जिससे कॉन्फ्लिक्ट ना होना पाए। हालांकि मानव को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इतनी भी ज्यादा जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं क्या कर सकते हैं, अपने घर में भी चीजों को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अब ये भी देखोगे ज्यादातर क्या है, वाइल्ड लाइफ में लोग जाना पसंद कर रहे हैं, घूमना एडवेंचर पसंद कर रहे हैं, और एडवेंचर पसंद करते हुए जो हाईवे से जा रहे हैं और उसके बाद जो है बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जा रहे हैं। तो ये कहाँ तक ठीक है कहाँ तक गलत है, ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। कभी कभी मैं विचार करता हूँ और फिर जो है चीजें अलग हो सकती हैं। फिर एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, गंगा में जो डाइवर्सिटी है डॉल्फिन के कारण ही है। और डॉल्फिन को जो आप देख सकते हो सेव डॉल्फिन, सेव गंगा के नाम से यूपीएससी में कई बार एग्जाम भी पूछा गया है, और ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। और ये लगभग जो है विलुप्तता के कगार पे पहुंच गया है। प्रोजेक्ट जो है घड़ियाल भी लॉन्च हुआ 2009 में। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया GIM आया। इसके अलावा नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम आया, और CMPA जो है कंपल्सरी एफॉरेस्टेशन फंड आया। तो ये सारे बहुत सारे जो है प्रोग्राम है जिनको हम शॉर्ट से कवर करेंगे, छोटे छोटे 2-2 मिनट के वीडियोस है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसको बोलते हैं IUCN। ये एक बहुत ही जो है संस्था जो है बहुत पुरानी संस्था है, और ये संस्था बहुत बड़ी संस्था है। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ आम जनों को भी अपनी संस्था में क्या करती है, शामिल करती है। ये 1948 में जो है फोंटेनेवेला फ्रांस में इसका क्या हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। अगर देखा जाए तो ये एक यूनिक मेंबरशिप प्रोग्राम देती है, यानी गवर्नमेंट या सिविल सोसाइटी दोनों ऑर्गेनाइजेशन, NGO हैं, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इसकी अपनी क्या कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। आप भी इसकी मेंबरशिप क्या कर सकते हो, ले सकते हो, और फिर इसको अपने जो है सजेशंस दे सकते हो किस प्रकार से जो है बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन किया जा सकता है। क्या हाईवे के आसपास नेट लगाई जाए, उससे हाथी नहीं आएंगे, या हाथियों के लिए नीचे अलग से रास्ता छोड़ दिया जाए। तो नदियां जो समाप्त की जा रही हैं, जो वेटलैंड है, वेटलैंड में हमने यूकेलिप्टस लगा दिया है। यूकेलिप्टस आल्सो क्या है, एलियन प्लांट्स है, और यूकेलिप्टस वेटलैंड खत्म करने के लिए लाया गया था, आज जो है हमारे पानी को ही कम कर दे रहा है। तो ये सारी चीजें जो है सोचनी है। रोल क्या है इसका, तो ये प्रोवाइड पब्लिक, प्राइवेट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद द नॉलेज एंड टूल्स ऑफ इनेबल ह्यूमन प्रोग्रेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेचर कंजर्वेशन टेक प्लेस टुगेदर। जो भी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, जिसको ग्रीन इकोनॉमी कह सकते हैं, ह्यूमन जो भी प्रोग्रेस हो रही है, और नेचुरल रिसोर्स के कंजर्वेशन को एक साथ लाना। दूसरा है कि ये ग्लोबल कंजर्वेशन डाटा को कलेक्ट करता है और अपनी सूची जारी करता है, जिसको कहते हैं IUCN's रेड डाटा लिस्ट। इसमें थ्रेटेंड स्पेसीज को क्या किया जाता है, रखा जाता है। IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पेसीज, इसी को रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। जब हमने आर्किड पढ़ा था तो हमने जाना था। तो इसमें अलग अलग कलर के जो है पेजेस हैं, और उस कलर के पेजों के आधार पे जो है स्पेसीज का क्या किया गया है, वर्णन किया गया। जो प्रमुख है वो हम बता दे रहे हैं। ब्लैक कलर के जो हैं उनमें एक्सटिंक्ट स्पेसीज को क्या रखा गया है, यानी जो विलुप्त हो चुके हैं, यानी अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो कहीं ना कहीं मानव की या किसी अन्य जीव के जो है प्रकोप से खत्म हो गए। ठीक है, मानव एक बड़ा काज है, अन्य जीव भी जो है इसमें क्या हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। आपको सारे कारण बता दिए, हम ही केवल नहीं है, तो इसमें काफी कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्टर हम हैं क्योंकि हम बुद्धिजीवी हैं। तो हमें ही बचाने का क्या है, हमारा ही बचाने का काम है कि हम वाइल्ड लाइफ को क्या करें, बचाएं। इसके अलावा रेड पिंक जो है इसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज रखते हैं, जिनको CR कहते हैं, और दूसरे EN होते हैं इंडेंजर्ड स्पेसीज, जो हाई रिस्क पे हैं, यानी कि ये अब हॉट स्पॉट पे ही पाए जा रहे हैं, इंडेमिक जहाँ पे हैं वहीं पे पाए जा रहे हैं, और इनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा क्या हो गई, कम हो गई। अगर इनको अभी नहीं बचाया गया तो ये भविष्य में क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। अगला अंबर कलर के जो हैं वो है वल्नरेबल, ऐसी स्पेसीज जो अभी भविष्य में जाके इंडेंजर्ड हो जाएंगी, और इंडेंजर्ड के बाद कब एक्सटिंक्ट हो जाएंगी आपको पता नहीं चलेगा। तो इन पे ये जो तीन है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वल्नरेबल, इन पे ज्यादा हमें फोकस करने की जरूरत है, प्रायोरिटी देने की जरूरत है। व्हाइट वाली जो रेयर स्पेसीज है, यानी इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है, और ये ना तो इंडेंजर्ड है ना ही वल्नरेबल है, लेकिन रिस्क पे हैं क्योंकि इनकी स्पेसीज क्या है, एक निश्चित जो है देश तक सीमित है। अगर छात्रों देखें तो ग्रीन जो है ये आउट ऑफ डेंजर स्पेसीज हैं, लीस्ट कंसर्न है, इन पे आपको ज्यादा कंसर्न करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते रहो, ठीक है, तो इनको लीस्ट कंसर्न स्पेसीज के नाम से बोला जाता है। तो यहाँ से वहां जाने में ज्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए आप सभी लोग जितने जनजी हैं और जनजी के बाद वाले जनरेशन वाले हैं
वो भी जो है आप लोग ध्यान रखो, अगर मेरी बातें सुन रहे हो, कि स्पेसीज कम से कम जो है बायोडाइवर्सिटी जितनी बनी रहेगी उतना ही हमारा जीवन क्या होगा, सस्टेनेबल होगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए छात्रों तो ग्रे कलर की है, यानी डाटा जो है डिफिशिएंट है, डाटा नहीं पता है कि स्पेसीज वेरिएबल हैं या इंडेंजर्ड हैं या नहीं है, इन पे कोई डाटा नहीं बनाया गया। तो छात्रों ये था चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा, एंजॉय किया, और इसमें संभावित जो प्रश्न आ सकते हैं उसके बारे में हमने बात की, जैसे बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया, इसके अलावा आपका आ सकता है कौन से जो है कारण के कारण जो सबसे ज़्यादा जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन के कारण या हैबिटेट लॉस के कारण। एक ही है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। इसके अलावा एलियन स्पेसीज कौन कौन सी हैं, हमने 3 4 5 स्पेसीज आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताई। आपको और भी जो स्पेसीज हैं जैसे यूकेलिप्टिस हो गई, ऑस्ट्रेलियन बबूल हो गया, प्रोपेस जूलीफेरा हो गया, इनके डेटा आपको मिल जाएंगे। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है उसके बारे में जो है आपको जानना जरूरी है, जो भी इन-सिटू और एक्स-सिटू कंजर्वेशन उसके बारे में आप जान लें, कितने नेशनल पार्क हैं, कितनी रामासर साइट हैं, इन सारी चीज़ों के आप जरूर नोट्स बना लें, और नोट्स जो है इजीली आपके लिए अवेलेबल भी हैं और आज ग्रुप में भी हम सेंड कर देंगे, ठीक है। तो इस जानकारी के साथ मैं डॉक्टर अनुपम तिवारी आप सभी को भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए आज की क्लास को ख़त्म करता हूँ।